हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वन की ऑडिट करने के बाद नाउ विल स्टार्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट टू। और यहाँ पे रिसीट्स और पेमेंट्स करेंगे डिस्कस। जैसा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वन के अंदर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, तो वहाँ एसेट लाइबिलिटी को डिस्कस किया था और यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेसिकली रिसीट्स और पेमेंट्स को। जनरली मैंने आपसे चैप्टर के स्टार्टिंग में भी कहा था, जब आप ट्रांजैक्शंस चेक करते हैं, ट्रांजैक्शंस मीन्स रिसीट्स और पेमेंट्स, तो हम उसे कहते हैं बेसिकली वाउचिंग। और जब आप बैलेंसेस चेक करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़, तो हम उसे कहते हैं वेरिफिकेशन। तो वी आर डन विद द वेरिफिकेशन पार्ट। हमने एसेट और लाइबिलिटीज़ को देख लिया है। अब हम रिसीट्स और पेमेंट्स की बात करेंगे। देखें, इंस्टीट्यूट ने एसेट्स में से इतनी बार क्वेश्चन पुट अप कर लिया कि अब इंस्टीट्यूट थक चुका था 3-4 अटैम्प्ट पहले, और इंस्टीट्यूट ने पेमेंट में से या रिसीट में से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट टू है। दिस इज नाउ डेज यू कैन से दिस इज कंपैरेटिवली मोर इम्पॉर्टेंट और बहुत कम लेंदी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वन के अंदर बहुत कुछ पढ़ना है यार। एसेट्स में बहुत कुछ है, डेटर्स हैं, आपके इन्वेंट्रीज हैं, आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है, आपके पीपीई है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। कंपैरेटिवली यहाँ पे कंटेंट कम है और वेटेज मोटा मोटी बराबर है और कई बार ज़्यादा भी आ जाता है, ठीक है ना। तो ट्रांजैक्शंस अगर आप पढ़ लेते हैं, मतलब बड़े अच्छे से पक्का कर लो इन सारे पॉइंट्स को। अगर आप ये पक्का कर लेते हैं तो मतलब आप मान के चलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधे ऑडिट तो आप कंप्लीट कर चुके हैं। हालांकि कंटेंट में वो बहुत ज़्यादा है पार्ट वन, लेकिन वो भी हमने देखा, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सच। लेकिन हाँ, ये कंटेंट वाइज काफ़ी कम है, इम्पॉर्टेंट बहुत है। इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इंस्टीट्यूट ने बड़ी यहाँ पे ना क्लेवरनेस की है। अपने स्टडी मैट के अंदर कुछ बातें बताई है, कुछ टॉपिक रखे हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो स्टडी मैट के कंटेंट पार्ट में नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा चैप्टर के आखिरी में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो वो कुछ ऐसे टॉपिक क्वेश्चन आंसर का पार्ट बनाए गए हैं। तो जो कंटेंट के पार्ट हैं वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, जो क्वेश्चन आंसर में दिया गया वो पार्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे इस केस में आपके सामने जो लिस्ट दी गई है वो सारी की सारी चीज़ें हमको पढ़नी है, चाहे वो रिसीट्स की हो चाहे वो पेमेंट्स की हो, ठीक है ना। तो चाहे वो कंटेंट की बात हो चाहे क्वेश्चन आंसर में दिया गया हो, आता तो सर हर जगह से ही है। देखें, जहाँ तक रिसीट्स की बात है, पहले रिसीट्स ही पढ़ेंगे। सबसे पहला जो डिस्कशन हमने करना है वो सेल्स को लेकर है, वो सेल्स को लेकर है, ठीक है ना। फिर हम करेंगे अदर इनकम पे बात। बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछे यहाँ से। आने वाले कुछ अटेम्प्ट के अंदर मैं आपसे बोलना चाहूँगा, पेमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। ऐसा नहीं है रिसीट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, रिसीट्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिसीट्स से क्वेश्चन बहुत हिट किए इंस्टीट्यूट ने, तो अभी थोड़ा सा पेमेंट कंपैरेटिवली दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिसीट पार्ट। सबसे पहले बात करते हैं सेल की। थोड़ा समझना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। और जो अपने पास यहाँ पे नोट्स हैं, जो बुक है अपने पास, कुछ की पॉइंट इसको अपन अंडरलाइन करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, और चाहेंगे तो कुछ की पॉइंट्स अपन लिख भी लेंगे अपने पास शॉर्ट नोट के तौर पे, ठीक है ना। जहाँ तक सेल्स की बात है, ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि सेल्स इनवॉइस को लेकर या सेल्स को लेकर इंटरनल कंट्रोल कैसा है। क्योंकि सर बहुत बार ऐसा होता है, सेल हो या परचेज, इंटरनल कंट्रोल वीक होता है, उस कारण से एंटिटी बहुत सफ़र करती है। मतलब सर सेल को लेकर आप देखें, अगर सेल हो रही है या अगर क्रेडिट सेल कर रहे हैं डेटर को, क्या ऑथराइज्ड है, क्या प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है, प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल यू हैव टू वेरीफाई इन द केस ऑफ सेल। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये देखना है सेल को ओवर स्टेट तो नहीं किया गया, सेल को बढ़ाकर तो नहीं दिखाया गया। आपको पता है सेल बढ़ कैसे सकती है, एक सेल को 2 बार रिकॉर्ड कर देना, कैंसल्ड इनवॉइस को रिकॉर्ड कर देना, फिक्टिटियस कस्टमर जनरेट कर देना। ये कुछ तरीके हैं जिससे आप सेल को ओवर स्टेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ऑडिटर चेक करेगा, सर सेल ओवर स्टेट नहीं होनी चाहिए। सर ओवर स्टेटमेंट कैसे हो सकता है, तो आपके सामने है, आपने सिंगल सेल इनवॉइस को 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, पहली बात। आपने कैंसल्ड सेल इनवॉइस को रिकॉर्ड कर दिया,
फिक्टिटियस कस्टमर जनरेट कर दिए, अनएक्रूड इनकम को एक्रू कर दिया आपने, अनअर्नड इनकम को अर्न दिखा दिया। अब मेरी बात ध्यान रखिए, सबसे पहली बात आपको देखना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। दूसरी बात आप देखेंगे सेल का ओवर स्टेटमेंट तो नहीं हुआ। सेल ओवर स्टेट हो सकती है 4 तरीक़ों से, मैंने आपको बताया। एक, सेल को 2 बार रिकॉर्ड करना, कैंसल्ड इनवॉइस को रिकॉर्ड करना, फिक्टिटियस कस्टमर को जनरेट करना और अनअर्नड रेवेन्यू को अर्न दिखाना। आपसे इंस्टीट्यूट सीधा क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि सर आप बताइए, सिंपल, इतना ताम झाम में नहीं जाकर, कि आप बताइए कि सेल ओवर स्टेट कैसे होगी। आप बताएं, सेल कैन बी ओवर स्टेटेड इन लाइक 4 मैनर यू कैन से। ठीक है ना? ठीक है सर। पहली बात चेक करें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है। दूसरी बात चेक करिए ओवर स्टेटमेंट तो नहीं है। तीसरी बात चेक करिए, पहले भी कई बार पढ़ा है, रिलेटेड पार्टी को अगर सेल की गई है तो सेक्शन 188 का कंप्लायंस चेक करना पड़ेगा। और सेक्शन 188 बड़ी सीधी सी बात कहता है जनाब कि अगर आरपी को गुड्स सेल करोगे तो हर केस में बीआर लगेगा और कुछ केसेस में ओआर, कुछ केसेस में ओआर। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी की कैपिटल 10 करोड़ या उससे ऊपर है इन केस, तो वहाँ बीआर तो लगना ही लगना है, ओआर भी पास करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो भाई आप देखो, अगर आरपी के साथ सेल का ट्रांजैक्शन हुआ, अगर एंटिटी ने आरपी को गुड्स बेचे हैं तो क्या वहाँ बीआर पास हुआ है, और अगर ओआर ज़रूरी तो ओआर भी पास हुआ है या नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है ना? चेक कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 188। आप देखें सीक्वेंस ऑफ सेल्स इनवॉइस। आपने हमेशा अक्सर देखा होगा, जब भी आपको रसीद मिलेगी कभी ना कभी स्कूल के अंदर कहीं भी, एक रसीद नंबर लिखा होता है। वो इसलिए होता है कि सर फर्जीवाड़ा ना हो। ज़रूर, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया, आगे भी बताऊंगा। भाई अगर फेस टू फेस क्लासेस चल रही हैं और रसीद इशू करी जा रही है बच्चों को, ठीक है ना, अब रसीद नंबर चल रहा है किसी बैच में, फॉर एग्जांपल 250 बच्चे हैं, रसीद नंबर चल रहा है 101 से, तो ऑब्वियसली बात है 350 तक जाएगा। अब 2-3 बच्चों की रसीद निकल के सामने आई जिनका नंबर चल रहा है 751, 756, तो जब रसीद नंबर ही 101 से 350 तक चल रहा है तो सर 751 कैसे आ गया? पता चला स्टाफ एक सेपरेट बुक मेंटेन कर रहा है, सेपरेट रसीद बुक। कुछ बच्चों के बैच में से 5-7-10 बच्चों के एडमिशन उसमें ले लिए, कोई देखने वाला तो है ही नहीं, कोई माँ बाप तो है नहीं, रसीद तो इशू करी दी। तो सर पकड़ सकते हैं, आप पकड़ सकते हैं रसीद नंबर से। आप हमेशा देखिए कि सीक्वेंसिंग ठीक है या नहीं। ऑडिटर जाएगा तो वो देखेगा सर जब ये बुक चल रही थी रसीद बुक, तो 750 वाली रसीद बुक क्यों खोल दिया आपने, क्या ज़रूरत थी? ठीक है ना? सीक्वेंस देखिए सेल्स इनवॉइस की। साथ में जर्नल एंट्रीज चेक करिए। ठीक है, 5 बातें हो चुकी हैं अभी तक। इंटरनल कंट्रोल, ओवर स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, आरपीटी, सीक्वेंस, जर्नल एंट्रीज और एआरपी। एआरपी मतलब कंपेयर करें सर, कंपेयर करें। क्या कंपेयर करें? करंट ईयर की सेल को प्रीवियस ईयर से। पहले भी कई बार बात की हमने इस पर। और अगर लगता है कहीं पर भी एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन हो रहा है, कंपेयर करें रीज़न क्या है, ट्रेंड को ऑब्ज़र्व करें, फ्लक्चुएशंस का रीज़न देखें कि पिछले हर साल की सेल करीब करीब 20% की ग्रोथ थी पिछले हर साल से, और पिछले साल सेल थी 15 करोड़ रुपए। आपको उम्मीद थी इस साल सेल 18 करोड़ होगी। ऑडिटर ने देखा यार, आपको लगा यार पिछले साल की सेल 15 करोड़ थी, एस्टिमेटेड 20% का इंक्रीज था, 18 करोड़ की सेल होनी चाहिए थी, सेल हुई है 10 करोड़ रुपए की। पूछोगे तो सही ना सर, पूछोगे तो सही, चेक तो करना ही पड़ेगा कि जब ट्रेंड 20% का चला आ रहा है और पिछले साल की 15 करोड़ की सेल है, तो एस्टिमेटेड सेल होती है 18 करोड़, 10 करोड़ ही क्यों है? तो कंपेयर तो करना पड़ेगा आपको। और कंपेयर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, रीजंस देखने पड़ेंगे वहाँ पे कि क्या रीज़न है इंक्रीज डिक्रीज के। एआरपी परफॉर्म करना पड़ेगा। ये 6 पॉइंट हो गए, ध्यान रखें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको याद होगा असर्शंस के अंदर, इन केस ऑफ असर्शंस याद करिए, आपने बैलेंस शीट के अंदर 5 असर्शंस देखे हैं। अगर आप रिसीट पेमेंट की बात करें तो रिसीट पेमेंट के अंदर हैं 3 असर्शंस, याद करिए, ओ सी एम।
अकरेंस, कंप्लीटनेस, मेजरमेंट। अकरेंस को लेकर सेल में 6 पॉइंट दिए गए हैं, 6 पॉइंट। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, नो ओवर स्टेटमेंट, सही बात। आरपीटी, प्रॉपर सीक्वेंस, जर्नल एंट्रीज, एआरपी, एआरपी, ठीक है ना। तो ये 6 चीज़ें हो गई आपकी अकरेंस के अंदर, ठीक है। बात करते हैं ज़रा कंप्लीटनेस पे। एक बात ध्यान रखें, डेटर के अंदर भी हमने बात की थी, जब कभी कंप्लीटनेस का जिक्र करेंगे कट ऑफ प्रोसीजर देखने ज़रूरी है। कट ऑफ प्रोसीजर देखने ज़रूरी, ध्यान रखिए, यू हैव टू चेक द कट ऑफ प्रोसीजर्स, ठीक है ना। सर ये कट ऑफ प्रोसीजर होते क्या हैं? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कट ऑफ प्रोसीजर? पहले भी कई बार मैंने आपको बताया कट ऑफ प्रोसीजर के बारे में कि होता क्या है भाई। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अब यहाँ समझ लेना ध्यान से एक बार, आखिरी बार, कि ये है 31 मार्च की डेट। आखिरी में ना बड़ा प्रेशर होता है यार। दो सिनेरियो बनते हैं, दो बड़े सिंपल से। कई बार आखिरी के 5-7 दिनों में, आखिरी के 5-7 डेज में, या तो आपका क्लाइंट सेल बढ़ाएगा, या तो आपका क्लाइंट सेल कम करेगा। उसके रीज़न मैं आपको अभी दे देता हूँ। सेल क्यों बढ़ाएगा? टारगेट्स हैं सब पूरे करने ज़रूरी है। कितना टर्नओवर होना चाहिए इस साल में, नहीं हो पा रहा है, आपने फेक सेल दिखा दी। अगर उसने सेल को इन्फ्लेट किया है आखिरी 5-7 दिनों में, इफ़ ही हैज़ इन्फ्लेटेड द सेल, कैसे पकड़ोगे सर? हाउ विल यू कैच? पहली बात देखें, अगर इनवॉइस हो गया है, कोई भी ट्रांजैक्शन इनवॉइस हो चुका है बिफोर 31 मार्च, आप ये देखें वो डिस्पैच हुआ है या नहीं। भाई अगर सेल हो चुकी है, इनवॉइस जनरेट हो चुका है, तो पूछोगे ना यार सर ये गुड्स क्यों पड़े हैं? जब सेल हो चुकी डिस्पैच क्यों नहीं कर रहे आप? क्या पता सिर्फ सेल बढ़ा रहे हो किताबों में, कल को 1-2 महीने बाद सेल्स रिटर्न कर दोगे। आप पूछोगे सर अगर सेल बढ़ाई है इन केस, तो इनवॉइस जनरेट हुआ है, तो गुड्स डिस्पैच हुए हैं या नहीं। दूसरी बात, कई बार ना एंटिटी सेल कम करती है, इसका रीज़न क्या होता है? डिक्रीज़ करने का रीज़न क्या है? बहुत सारे रीजंस हैं। प्रॉफिट कम देना होगा, कई बार जीएसटी के एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर आप आते हो, तो अब जीएसटी के एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर अगर आप आ गए, आपको लग रहा है यार आखिरी 5-7 दिनों में, फॉर एग्जांपल 40 लाख की लिमिट है, ठीक है, अब वो 38 लाख रुपए पहुंच चुका है टर्नओवर, आपको लगता है आखिरी 5-7 दिनों में 5-7 लाख का काम आने वाला है या 8 लाख का काम आने वाला है, और अगर ये 8 लाख का ऑर्डर ले लिया तो 46 लाख हो जाएगा, एग्जाम्पशन लिमिट से बाहर चले गए। आप पता क्या करते हो? अपने कस्टमर से कहते हो कोई दिक्कत नहीं है जी, मैं गुड्स अभी डिस्पैच कर रहा हूँ, आपको बिल ना 1 अप्रैल के बाद बना कर दूंगा, बिल आपको 1 अप्रैल के बाद बना कर दूंगा। तो अगर सेल कम हुई है तो आप ये देखिए क्या गुड्स डिस्पैच हो चुके हैं, और जो गुड्स डिस्पैच हुए हैं क्या उनका इनवॉइस क्रिएट किया गया था या नहीं। जो गुड्स डिस्पैच हुए हैं क्या उनका इनवॉइस क्रिएट किया गया था? नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सर गुड डिस्पैच कर दिए, कोई इनवॉइस क्रिएट नहीं किया गया। बदमाशी तो करेगा मैनेजमेंट कि 1 अप्रैल के बाद इनवॉइस क्रिएट कर देंगे, कौन देख रहा है, ये है वो, ये दुनिया जान की बातें। तो आप देखो अगर गुड डिस्पैच होगा, बोलेंगे सर इन्वेंट्री कहाँ गई, बोलेगा वो तो चली गई, तो बोले बिल कहाँ उसका, बनाओ बिल, पकड़ना तो पड़ेगा सर।
सेल कम होगी या सेल बढ़ेगी। ये जो काम आप कर रहे हो ना, दीज आर कट ऑफ प्रोसीजर्स। ईयर एंड में आपका क्लाइंट पिछले 5-7 दिनों में बदमाशियां करेगा, सेल को बढ़ाएगा, सेल को कम करेगा। आपको इन चीज़ों को पकड़ना है ताकि एक्चुअल सेल आपके सामने आए। ये कंप्लीटनेस को लेकर हुआ कट ऑफ प्रोसीजर्स, ठीक है ना। साथ में देखें, आप देखें सर, जो सेल आपने जीएसटी रिटर्न्स में दिखाई है वही पी&एल में है या नहीं। पता चला पी&एल में सेल अलग दिखाई है, जीएसटी के अंदर अलग दिखाई है। वैसे भी शायद आपको पता हो, अब जितना मुझे पता है, जीएसटी में जो सेल आप रिपोर्ट करते हैं और जो चीज़ें आप दिखाते हैं वो सीधे सीधे इंटरकनेक्ट हो रही है। ऑनलाइन फॉर्म है, सीधे सीधे इंटरकनेक्ट हो जाएगी इनकम टैक्स के साथ। अब आप डबल स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन बीइंग ऑडिटर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है सर कि आप देखें जीएसटी रिटर्न्स में क्या सेल दिखाई है और रिकनसाइल करें उसे पी&एल के साथ। रिकनसाइल दैट सेल इन द पी&एल अकाउंट, ठीक है ना। कंप्लीटनेस में 2 पॉइंट हो गए, पहला जो कट ऑफ प्रोसीजर, दूसरा रिकन्सिलेशन विद द जीएसटी रिटर्न्स वगैरह कंप्लीट है या नहीं। फिर क्या होता है, एग्जामिनेशन इन डेप्थ में आगे भी पढ़ाऊंगा आपको डेप्थ में। किसी भी एक ट्रांजैक्शन को स्टार्टिंग से एंड तक चेक करते हैं आप, किसी भी एक ट्रांजैक्शन को स्टार्टिंग से एंड तक चेक करते हैं, उसे बोलते हैं एग्जामिनेशन इन डेप्थ। अगर क्रेडिट सेल हुई है, क्रेडिट सेल, तो इसको स्टार्टिंग से एंड तक चेक कर लो। ऑर्डर आया हुआ कस्टमर से, आपने गुड्स बेचे होंगे तो सेल्स इनवॉइस दिया होगा तो उसकी कॉपी चेक कर लो। इन्वेंट्री रजिस्टर में एंट्री होगी वो चेक कर लो। डेटर लेजर में डेबिट एंट्री होगी वो चेक कर लो। बाद में जब वो पेमेंट करेगा तो आप उसे रसीद इशू करेंगे, रसीद की कॉपी चेक कर लो। डेटर में अगर पैसा आया डेटर से तो क्रेडिट एंट्री होगी वो चेक कर लो। अगर पैसा आया तो कैश या बैंक में एंट्री होगी वो चेक कर लो। किसी भी एक ट्रांजैक्शन को स्टार्टिंग से एंड तक चेक करिए, उससे पता चलता है कि सर वहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका फ्लो कैसा है, वो सही तरीके से आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इन सब का पता लगाने के लिए ऑडिटर करता है एग्जामिनेशन इन डेप्थ। कई बार हम इसे कहते हैं वॉक थ्रू टेस्ट। क्या बोलते हैं हम इसे कई बार? वॉक थ्रू टेस्ट, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है सर ताकि आप चीज़ों को पकड़ पाएँ। मेजरमेंट में एक ही पॉइंट है, ठीक है। फिर P&D है, P&D मतलब प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, वो तो रहता ही है हमेशा। तो OCM है, मेजर बात करें, O में 6 पॉइंट है। कंप्लीटनेस में कट ऑफ प्रोसीजर हो गया और रिकन्सिलेशन। फिर हो गया आपका मेजरमेंट का पॉइंट, एग्जामिनेशन इन डेप्थ। P&D में डिस्क्लोजर कैसे देना है, बड़ा सिंपल है सर। आप देखें जितने भी तरह के गुड्स हैं, जितने भी तरह के, हर क्लास ऑफ गुड्स का डिस्क्लोजर दिया गया है, हर क्लास ऑफ गुड्स का। पहली बात, जो भी पैसा आपके पास आया है ऑपरेशन से, उसे अलग अलग डिस्क्लोज करना पड़ेगा नोट्स में, अलग अलग नोट्स में। प्रोडक्ट बेचकर जो पैसा आया उसे अलग डिस्क्लोज करो, सेल और सर्विसेज से जो पैसा आया उसे अलग डिस्क्लोज करो, और अगर कोई रेंटल इनकम वगैरह कोई अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू उसे अलग डिस्क्लोज करो। इन तीनों का सेपरेट डिस्क्लोजर चाहिए नोट्स के अंदर। बाकी ऊपर एक पॉइंट तो है कि हर प्रोडक्ट का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, हर सेल आपको दिखानी पड़ेगी, और इन तीनों का आपको डिफरेंट अलग डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़, ठीक है ना। चलिए, तो कंसाइन में आपका मेन सेल के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेल्स और रिटर्न। देखो, सेल में कई तरह की सेल डिस्कस करनी है, सेल और रिटर्न भी है, फिर आपका थोड़ा बहुत इसमें सेल ऑफ स्क्रैप भी है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, सब पे बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया, वी आर डन विद दिस, ठीक है। इस पे बात करते हैं सेल और रिटर्न बेसिस पे। इंपॉर्टेंट है, पहले 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका, बड़ा सिंपल है यार। ये होता क्या है, देखो सीधी सी बात है सर। ए ने गुड्स बी को दिए, कहता जी इस्तेमाल करो 7 दिन तक, अगर पसंद आए तो ठीक, वरना वापस कर देना। बी करेगा 3 चीज़ें, या तो बी एक्सेप्ट कर लेगा 5वें दिन, बोलेगा सर मुझे पसंद है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। या बी पता है क्या करेगा? बी कुछ भी नहीं करेगा, बी 5वें दिन ना ये गुड्स प्लेज के तौर पे रख देगा। बी 5वें दिन ये गुड्स प्लेज के तौर पे रख देगा या रीसेल कर देगा। तो उसे कहते हैं एडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस।
इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, भैया तो 5वें दिन ये कह दे गुड्स पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर वहाँ पर एक्सप्रेसली नहीं बोलेगा पसंद है, लेकिन हाँ आपके गुड्स को रीसेल कर देगा, प्लेज के तौर पे रख देगा, तो आप मानते हैं उसे गुड्स पसंद है। तीसरा क्या है, ये गुड्स ना वापस नहीं करेगा आपको। भाई अगर टाइम स्पेसिफाइड है 7 दिन, तो 7 दिन के अंदर वापस नहीं किया, 8वें दिन मानेंगे ओनरशिप ट्रांसफ़र है। 7 दिन के अंदर वापस करना है, नहीं किया तो आप मानेंगे 8वें दिन ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई। अच्छा, कई बार ना टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता, कई बार टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता। अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो रीज़नेबल टाइम के अंदर वापस करेगा। अगर रीज़नेबल टाइम के अंदर वापस करता है वेल एंड गुड, अगर रीज़नेबल टाइम के अंदर ही वापस नहीं कर पाया ओनरशिप ट्रांसफ़र है। 3 केस में ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, एक्सेप्ट करेगा तब, ट्रांजैक्शन अडॉप्ट करेगा तब, अगर वापस नहीं करता गुड्स या तो स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, अगर टाइम स्पेसिफाइड है तब, और टाइम स्पेसिफाइड नहीं तो रीज़नेबल टाइम के अंदर। मेरी एक बात ध्यान रखना, बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ मैं आपसे, ठीक है, समझना सिर्फ। ए ने गुड्स बी को दिए, ठीक है, और ये दिए भाई साहब इसने 15 मार्च को, 15 मार्च को। कहता है जी आप ना मुझे 20 दिन में बता देना, 20 दिन में ये गुड्स पसंद है या नहीं। एक बात ये सोचो कि अब 15 मार्च को गुड्स दिए और 20 दिन का समय दिया है, और 31 मार्च तक कोई भी जवाब नहीं आया, 31 मार्च तक कोई भी जवाब नहीं आया, तो क्या इसे सेल मान लेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर ये सेल तो तभी होगी ना, 15 तारीख को दिया, 16 दिन मार्च के, 4 दिन अप्रैल के, सेल तो तभी होगी 4 अप्रैल को। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 31 मार्च को सेल नहीं मानेंगे, मतलब 31 मार्च को आप इसे ए का ही क्लोजिंग स्टॉक मानोगे, आप इसे ए का ही क्लोजिंग स्टॉक मानोगे। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार ए ने गुड्स बी को दिए 20 मार्च को, कहता है जी 8 दिन के अंदर बता देना। अगर 31 मार्च तक भी कोई जवाब नहीं आया बी का, अगर बी का 31 मार्च तक भी कोई जवाब नहीं आया, तो मैं तो कहता हूँ सर 31 मार्च तक वेट ही क्यों करना। अगर 28 मार्च तक जवाब दे तो ठीक, अगर नहीं तो 29 मार्च को आप क्या मानेंगे, 29 मार्च को आप मानेंगे ये सेल हो चुकी है, सेल हैज़ बीन रिकॉर्डेड। और अगर सेल हो चुकी है तो इन गुड्स को आप ए के क्लोजिंग स्टॉक से माइनस करेंगे 31 मार्च को, ध्यान रखना मेरी बात। इन गुड्स को जो सेल हो चुकी है बी को, भले ही ए के पास पड़े हुए हैं, लेकिन 31 मार्च जो बैलेंस शीट तैयार करेंगे वो क्लोजिंग स्टॉक में काउंट नहीं होगा, वो सारी इन्वेंट्री जिसकी ओनरशिप बी के पास जा चुकी है। सर अगर 28 मार्च को वो टाइम लैप्स हो गया, तो टाइम लैप्स होते क्या मान लेंगे, ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड। लेकिन यहाँ टाइम लैप्स नहीं हुआ तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बना रहेगा ए का, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक नहीं रहेगा, सर ये इसका स्टॉक मान लेंगे, सेल रिकॉर्डेड मानेंगे आप, डेटर के अंदर भी एंट्री होगी लेजर में, ठीक है ना। ये 2 बातें ज़रूर ध्यान रखिए, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी एक आधा पॉइंट और भी है, ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ जो मैंने आपको समझाया अभी तक। पहली बात, अगर पीरियड ऑफ अप्रूवल एक्सपायर हो चुका है एट द एंड ऑफ ईयर, 31 मार्च को वो ख़त्म हो चुका है पीरियड ऑफ अप्रूवल, मतलब 28 मार्च को हमने लिया ना एग्जाम्पल, 20 को दिया, 8 दिन का है, 28 मार्च को ख़त्म हो गया, ऑब्वियस सी बात है। आप देखें या तो गुड्स वापस आ गए होंगे 28 मार्च तक, और अगर नहीं आए तो उस कस्टमर का अकाउंट डेबिट कर देना, मतलब सेल रिकॉर्ड कर देना, सेल रिकॉर्ड कर देना। अगर 20 को गुड्स दिए 8 दिन के लिए, 28 मार्च तक वापस नहीं आए, या तो गुड्स वापस आ गए होंगे या सेल रिकॉर्ड कर दीजिए। ठीक वैसे ही अगर अप्रूवल पे गुड्स दिए हैं और पीरियड ऑफ अप्रूवल 31 मार्च पे एक्सपायर नहीं होता, तो ध्यान रखिए वो फिर एक या सेलर की क्लोजिंग इन्वेंट्री में रिकॉर्ड होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री में रिकॉर्ड होगा, सही बात। साथ में सर एक दो पॉइंट कौन कौन से सुनो ज़रा। क्या होगा कि जब कभी भी कंफर्म करेगा ना, ये बी को आपने गुड्स दिए, जब बी कभी भी कंफर्म करेगा, कभी भी गुड्स को कंफर्म करेगा, तो ऑडिटर चेक करेगा सर जब कंफर्म किया है उसने, पीरियड लैप्स हुआ है, ट्रांजैक्शन को अडॉप्ट किया है, तो आपने बी का अकाउंट प्रॉपरली डेबिट किया है या नहीं, सेल अकाउंट क्रेडिट किया है या नहीं।
तो लिखा है सर, सिंपल सी बात है कि मेमोरेंडम रिकॉर्ड देखो, क्योंकि सर एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो भी गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भेजे गए हैं, जो भी गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भेजे गए हैं, उसका सेपरेट मेमोरेंडम रिकॉर्ड तैयार होगा, ध्यान रखना। उसका सेपरेट मेमोरेंडम रिकॉर्ड तैयार होगा, ध्यान रखना। जो भी गुड्स भेजे गए हैं, तो अगर गुड्स भेजे गए हैं, आप चेक करिए कि क्या वो गुड्स कंफर्म कर लिए हैं पार्टी ने। अगर वो कंफर्म हो गए हैं तो आप देखें पार्टी का अकाउंट डेबिट हो गया या नहीं, और सेल अकाउंट क्रेडिट हो गया या नहीं। तो मैं आपको सिंपल एक चीज़ बोलूँगा सेल और रिटर्न के अंदर 4 पॉइंट। सबसे पहले चेक करिए मेमोरेंडम रिकॉर्ड भेजा है या नहीं, मेमोरेंडम रिकॉर्ड भेजा है या नहीं। मेमोरेंडम रिकॉर्ड तैयार किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तैयार किया हुआ है आपने, बहुत बढ़िया बात है। अगर सेल कंफर्म होगी तभी डेबिट करना पार्टी का अकाउंट, ठीक है ना, उससे पहले नहीं करना। ये तो आपको पता है सर कि अगर अप्रूवल बेसिस गुड्स दिए तो सीधे सेल रिकॉर्ड करते नहीं ना। मैंने बता दिया आपको 3 केस में करेंगे। सबसे पहला है मेमोरेंडम रिकॉर्ड चेक करिए। आप चेक करिए जब सेल कंफर्म हो चुकी है तो पार्टी का अकाउंट डेबिट हुआ है और सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ है या नहीं। और अगर 31 मार्च से पहले पीरियड ऑफ अप्रूवल लैप्स हो चुका है तो गुड्स वापस आ गए होंगे, अगर नहीं आए तो सेल रिकॉर्ड कर दीजिए। अगर 31 मार्च पे पीरियड ऑफ अप्रूवल लैप्स नहीं हुआ, वो अभी भी पीरियड ऑफ अप्रूवल बना हुआ है, तो 31 मार्च को ध्यान रखना, उसे सेल नहीं मानेंगे और उस सेलर की इन्वेंट्री में काउंट होगा, आपके क्लाइंट की इन्वेंट्री में। ठीक है सर, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। डन। अगला सुनो, नेक्स्ट, कैपिटल सब्सिडी क्या बोलती है सर? ये क्या बोलती है? क्या होता है, देखो बहुत बार ना आपको सब्सिडीज मिलती हैं गवर्नमेंट से, ठीक है। अब मैं थोड़ा सेल से आगे बढ़ रहा हूँ इस केस में, और सेल तो हमने कर लिया कवर। अभी हम और चीज़ें रिसीट्स की बात करेंगे। मैं रिसीट्स की बात कर रहा हूँ। कैपिटल सब्सिडी मिलती है कई बार, जैसे कई बार फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, आपका एक प्लांट है, ठीक है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी आप मैन्युफैक्चर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का अलग प्लांट है। तो सरकार कहती है भाई अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ अपने लिए, कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, सिर्फ अपने लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी सब्सिडीज़ मिलती हैं सरकार की तरफ से आपको। देखो मैं बताऊं, इसमें इस पॉइंट को ना भी पढ़ो तब भी बड़ा आसानी से क्रैक कर सकते हैं आप, बड़ी आसानी से। अगर सब्सिडी मिली है तो क्या चेक करेंगे, सुनना। तो अगर सब्सिडी मिली है, क्या गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी गई थी प्रॉपर? क्या जो कंडीशंस हैं स्कीम की, वो कंडीशंस मानी गई हैं? क्या जो डॉक्यूमेंट जमा करने थे वो डॉक्यूमेंट जमा किए गए हैं? मतलब यहाँ इतने कॉमन पॉइंट्स हैं कि जनरली भी कोई एक पर्सन दूसरे से पूछेगा सब्सिडी के बारे में तो यही बातें चेक करेगा। स्पेशल पॉइंट है ही नहीं सर। आप देखें कि क्या एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से दी है, ठीक है ना। जैसे स्कीम जिस पर्पज़ के लिए एप्लीकेशन देनी थी उस पर्पज़ के लिए दी गई या नहीं। आप देखिए जो डॉक्यूमेंट जमा किए गए वो सही है या नहीं। आप देखें जो कंडीशन पूरी होनी थी वो कंडीशन पूरी हुई है या नहीं, कि भाई जो सब्सिडी आपको मिलेगी वो कैप्टिव कंजम्पशन के लिए मिलेगी, आप अपना प्लांट लगाएंगे। कई बार हो सकता है भाई कहेंगे आपको कि वो प्लांट आपका उसी जगह पे होना चाहिए या उससे 10 किलोमीटर के एरिया में होना चाहिए। जो भी कंडीशन है वो कंडीशन पूरी हुई या नहीं, ऑडिटर चेक करेगा। जर्नल एंट्रीज चेक करेगा, भाई पैसा आएगा तो चेक करेगा। AS-12 का कंप्लाइंस, आपको तो पता है AS-12 जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट को लेकर है, ठीक है ना। ठीक है सर, 5 बातें ध्यान रखिए। चेक द एप्लीकेशन फॉर द सब्सिडी मेड टू द गवर्नमेंट टू एसर्टेन द पर्पस, किसके लिए सब्सिडी मांग रहे हो। चेक द डॉक्यूमेंट्स, एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स, आप देखें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो प्रॉपर हैं या नहीं। आप देखें जो कंडीशंस पूरी करनी, जो कंडीशन पूरी की गई हैं या नहीं। अगर सब्सिडी मिली जर्नल एंट्री आप चेक करिए। 5वीं बात AS-12 कंप्लाइंस चेक करिए। एज सिंपल एज दैट, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत सिंपल है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अब ये पॉइंट पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है सर, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब 3-4 दफ़ा इंस्टीट्यूट पूछ चुका है ये पॉइंट, 3-4 दफ़ा। ये है रिकॉग्निशन को लेकर, मेरी बात ध्यान रखना कि रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे इसको, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट का अपना एक अलग पॉइंट है, वो तो अलग है ही, वो अलग है। ये है रिकॉग्निशन कि रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे।
तीन तरह की इनकम दी गई, समझना ध्यान से। एक तो इंटरेस्ट ऑन एफडी, दूसरा है डिविडेंड, और तीसरा है अगर आप इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो गेन और लॉस आपको होगा। उसे रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, सुनना। कहता है जी एफडी पे जो इंटरेस्ट है, एफडी पे, उसे आप टाइम प्रपोर्शन बेसिस पर रिकॉग्नाइज करिए। टाइम प्रपोर्शन मतलब कितना पैसा आउटस्टैंडिंग है, कितना इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल है, उस हिसाब से कैलकुलेशन करिए आप कि भाई 5 साल की एफडी है, इतना बाकी है, ये इंटरेस्ट रेट है, वो आप देखिए टाइम प्रपोर्शन बेसिस पे, बहुत सिंपल है। दूसरा है सेकेंड इज डिविडेंड। सर डिविडेंड में क्या आएगा? एक बात ध्यान रखना, डिविडेंड को रिकॉग्नाइज तभी करेंगे आप, डिविडेंड को रिकॉग्नाइज तभी करेंगे आप जब एंटिटी के पास सही में राइट टू रिसीव डिविडेंड होगा। एक बात बताओ, अगर डिविडेंड को लेकर डिस्प्यूट है और जिस क्लाइंट के आप ऑडिट कर रहे हो उसके पास सही में राइट नहीं है, उस टाइम पे मैटर डिस्प्यूटेड है, क्या वो डिविडेंड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपने पीएनएल के अंदर? क्या वो डिविडेंड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपने पीएनएल के अंदर? मतलब ही नहीं बनता। दूसरी बात, राइट टू रिसीव डिविडेंड है वो तो है ही। आपको लगता है जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड है डिविडेंड के साथ वो सही में एंटिटी में आएंगे, मतलब जो पैसा है वो मिलेगा सर, वो मिलने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। तीसरी बात, जितना भी पैसा है जो डिविडेंड का मिलना है, आप उसका मेजरमेंट कर पा रहे हैं रिलायबली कि भाई इतना डिविडेंड मिलना है। कई बार क्लैरिटी नहीं हो पाती, कहते हैं जी इतना डिविडेंड मिलेगा, फिर उसमें लगता है करंट ईयर लॉस इतना है कंपनी का। आपको तो पता है लॉस के केस में आपको डिविडेंड 3 साल का एवरेज रेट मैक्सिमम होगा, फिर जो निकलता है उसमें से फिर परसेंटेज देखते हैं, फिर करंट ईयर लॉस हेड ऑफ करना पड़ता है। आपको पता है, आपके क्लाइंट को पता है कि हमने इस कंपनी के शेयर खरीदे हैं, ये कंपनी डिविडेंड देगी, लेकिन कितना देगी अभी ये क्लैरिटी नहीं है सर। डिविडेंड कितना देगी ये क्लैरिटी नहीं है। तो मेरी एक बात ध्यान रखना, जब तक ये क्लैरिटी नहीं है कि डिविडेंड मिलेगा कितना, कैसे रिकॉग्नाइज कर देंगे सर? कैसे कर देंगे रिकॉग्नाइज, आप खुद बताओ। तो इस केस में आपके पास राइट टू रिसीव डिविडेंड होगा, जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे वो फ्लो करेंगे टू द एंटिटी, और तीसरी बात मेजरमेंट कर पाएंगे प्रॉपरली। दिमाग में छाप लो ये बात, एफडी का इंटरेस्ट जो है वो टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस पर रिकॉग्नाइज होगा। डिविडेंड तभी रिकॉग्नाइज करोगे जब आपके पास राइट टू रिसीव डिविडेंड होगा, जब इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और मेजरमेंट रिलायबल तरीके से हो पाएगा। ठीक है ना? जहाँ तक इन्वेस्टमेंट बेचने की बात है, इन्वेस्टमेंट बेचने की, कई बार कंपनीज, आपका क्लाइंट इन्वेस्टमेंट बेचेगा बेचेगा तो सही। ध्यान रखना, जब इन्वेस्टमेंट आप बेचते हैं तो जो भी पैसा आता है वो रिकॉग्नाइज तब होंगी जब ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी आपके क्लाइंट की तरफ से। जब तक ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी तब तक उसे, उस इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे आप। मतलब आपने आपने आपके क्लाइंट ने शेयर तो ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन ट्रांसफ़र रजिस्टर नहीं हुआ अभी तक। क्या ट्रांसफ़र रजिस्टर होने से पहले वो इस सेल को रिकॉग्नाइज कर सकता है? द आंसर इज़ अ बिग नो, नहीं कर सकता सर। तो आप देखिए वहाँ पर टाइटल ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं, ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी तब रिकॉग्नाइज करेंगे आप। और कितना पैसा आएगा सर, कितना पैसा दिखाओगे? ऑब्वियस सी बात है, कितनी इनकम हुई आपको, जो जितने में रिडीम कर रहे हो और जो कैरिंग वैल्यू है। 100 करोड़ कह दो, 105 करोड़ में कर रहे हो, 5 करोड़ प्रॉफिट आपके लिए। तीन चीज़ें हैं, एफडी का जो इंटरेस्ट है वो टाइम प्रपोर्शन बेसिस पे होगा, ध्यान रखिए। जो डिविडेंड है वो रिकॉग्नाइज तभी होगा, तीनों कंडीशन पूरी होंगी। आपके पास राइट टू रिसीव पेमेंट होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलेंगे और आप मेजरमेंट रिलायबली कर पाएंगे। गेन और लॉस तभी होगा जब ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी। ठीक, डन। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, ये तो है रिकॉग्निशन को लेकर। जहाँ तक बात है इंटरेस्ट ऑन एफडी की, एज फार एज इंटरेस्ट ऑन एफडी इज कंसर्न, जहाँ तक इंटरेस्ट ऑन एफडी की बात है, मेरी बात सुनना ध्यान से। क्या देखोगे सर? आपके क्लाइंट के पास एफडी है, आप क्या देखेंगे उसमें? सबसे पहले लिस्ट लो, लिस्ट कितनी एफडी, कहाँ एफडी, वो लो।
बैंक से बात करो, सही में इतनी एफडी है यानी इंटरेस्ट मिल रहा है या नहीं। अगर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हुआ बैलेंस शीट डेट पे, तब भी बैंक से बात करो। आप देखो जो एफडी का इंटरेस्ट मिल रहा है वो एज पर द इंटरेस्ट मेंशन इन द सर्टिफिकेट है या नहीं। एफडी पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो एज पर द रेट मेंशन इन द एफडी सर्टिफिकेट है या नहीं। आप देखो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं। 5-6 बातें हैं। पहली बात, लिस्ट ऑफ एफडी मांग लो सर, ठीक है, सुनते जाना। आप देखें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन प्रॉपर है या नहीं, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करो। आप बैंक से कंफर्मेशन मांग सकते हैं इंटरेस्ट इनकम को लेकर कि सही में इतना इंटरेस्ट दिया आपने, और अगर ड्यू भी हुआ कभी तब भी बैंक से बात कर सकते हैं। अगर डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग हुआ, पैसा नहीं मिल रहा है, तब भी बैंक से बात कर सकते हैं। मतलब बैंक से कंफर्मेशन लेंगे 2 केस में, एक तो जनरल कंफर्मेशन रिगार्डिंग इंटरेस्ट इनकम और दूसरा आउटस्टैंडिंग हो तब भी बैंक से बात करो। 4 केस हो चुके हैं। लिस्ट ऑफ एफडी, प्रॉपर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एज पर द रिटन मेंशन इन द एफडी सर्टिफिकेट, और अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है या नहीं, सही बात है। और बैंक से 2 केस में बात करिए। साथ में आपको तो पता है सर टीडीएस वगैरह कट करता है बैंक, तो 26 ईयर्स की कॉपी ले लो और रिकनसाइल करो कितना इंटरेस्ट सही में मिला है और कितना इंटरेस्ट वहाँ दिया गया है। क्लाइंट कितना इंटरेस्ट बता रहा है और 26 ईयर फॉर्म में कितना इंटरेस्ट है। ये 5 चीज़ें आप देखिए। पहली बात, लिस्ट ऑफ एफडीज, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है ना। दूसरी बात, डायरेक्ट कंफर्मेशन 2 केस में, एक तो इंटरेस्ट इनकम को लेकर, दूसरा आउटस्टैंडिंग को लेकर, और 26 ईयर देखो और कंसाइल करो, रिकनसाइल करो कि जो इंटरेस्ट बताया गया वो सही में उतना ही है यानी, ऐसा तो नहीं फ़र्क इन दोनों में। ठीक है सर, डन। ये तो हो गया जी एफडी पे इंटरेस्ट। 4 चीज़ें हम कर चुके हैं अभी तक। 4 क्या, बल्कि मुझे लगता है 5 चीज़ें। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। सेल, सेल और रिटर्न, कैपिटल सब्सिडी, रिकग्निशन ऑफ अदर इनकम और एफडी पे इंटरेस्ट, डन। डिविडेंड अगर मिला है उसे कैसे चेक करोगे सर? डिविडेंड रिसीव्ड, सिंपल है। पासबुक चेक करिए, लिस्ट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट लें। डिविडेंड जब भी मिलता है ना, ब्रोकर्स नोट आता है या मेल आता है, मेल चेक करिए, मेल। अगर डिविडेंड देरी से मिला है तो रिटर्न चेक करेगा 18% ब्याज के साथ मिला है या नहीं। आपने पढ़ा हुआ है 127 कि अगर कंपनी 30 दिन के अंदर डिविडेंड पे नहीं करती तो फिर सामने वाले को 18% पे इंटरेस्ट देगी। तो आपके क्लाइंट के पास शेयर्स हैं, उसको डिविडेंड मिलना था, टाइम पे मिला, ठीक, नहीं मिला तो इंटरेस्ट के साथ मिला है या नहीं। आप लिस्ट ऑफ शेयर्स लीजिए, शेयर सर्टिफिकेट देखिए, आप देखिए कंफर्मेशन मेल आया है या नहीं, पासबुक देखिए, अगर डिले है तो इंटरेस्ट के साथ मिला या नहीं, और रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए S9। ठीक है, सिंपल है तो खैर, ठीक है ना। ठीक वैसे अगर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की, ये भी सिंपल है। अगर इन्वेस्टमेंट बेचा आपके क्लाइंट ने, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कोई भी स्मॉल मतलब लेवल का पर्सनल तो बेच नहीं देगा। ऑथराइजेशन, अगर इन्वेस्टमेंट जब भी बेचते हैं ना, ब्रोकर्स नोट आता है। जब भी सेल बेचते हैं, जब भी सेल करेंगे शेयर के, डिवेंचर की, ब्रोकर नोट आता है, वो देखिए। क्या इन्वेस्टमेंट को परचेस प्राइस से कम दाम में बेचा गया है? याद करिए 143 कंपनीज एक का, वो देखिए कहीं आपने परचेस प्राइस से कम दाम में तो नहीं बेच दिया इन्वेस्टमेंट। अगर बेचा तो इंक्वायरी करिए। पहली बात ऑथराइजेशन, दूसरी बात परचेज प्राइस से कम दाम में तो नहीं बेचा है, तीसरा ब्रोकर नोट, चौथा जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है आपको उसका प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया है या नहीं, और जनरल एंट्रीज। 5 बातें ध्यान रखिए। पहली बात, इन्वेस्टमेंट बेचने के लिए चाहिए ऑथराइजेशन। क्या इन्वेस्टमेंट का सेल प्राइस परचेज से कम तो नहीं है? याद करो बच्चों, 143 सबसेक्शन
ब्रोकर नोट चेक करिए, अगर प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हुआ है तो प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा और एंट्री इन द पासबुक। ठीक बात है, डन। ये समझना, ये मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल ऑफ स्क्रैप। ये क्या होता है समझिए। क्या होता है सर कि हर एंटिटी के अंदर ना स्क्रैप निकलता है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर खासकर अच्छा खासा स्क्रैप निकलता है, अच्छा खासा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ स्क्रैप को लेकर। और स्क्रैप में जितना जितना लफड़ा स्क्रैप में है ना, उतना कहीं नहीं है। जितना जितना फ्रॉड स्क्रैप के अंदर, उतना कहीं नहीं है। मैंने लोगों को बनते हुए देखा है सर स्क्रैप में, अंधा पैसा है स्क्रैप के अंदर। अगर आप किसी फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री के स्क्रैप डिपार्टमेंट में हैं तो इतना कमा सकते हैं, ऐसी कोई कल्पना नहीं कर सकता। बहुत, क्योंकि इसमें फ्रॉड बहुत होता है सर। 100 रुपये की चीज़ है, 10 रुपये में बेच रहे हो, हिसाब तो है नहीं। तो आपको क्या मिला भाई, एम्प्लॉय को फ़ायदा क्या मिला? बायर, जो स्क्रैप का बायर होगा, उसने आपको अंडर टेबल 40 रुपये दे दिए, 30 रुपये दे दिए, 20 रुपये दे दिए। आपने 10 में बेचा, 40 इसने आपको दे दिए, आपके फ़ायदा, आपकी मौज। जो बायर है उसकी तो मौज है ही। 100 रुपये की चीज़ अल्टीमेटली 50 में मिल रही है, 10 रुपये यहाँ दिए, 40 रुपये यहाँ दिए, 50 रुपये का प्रॉफिट तो वैसे भी कमा गया। घाटे में कौन रहा सर? घाटे में रही कंपनी, घाटे में रही कंपनी जिस कंपनी का स्क्रैप बिक रहा है। बहुत चूना लगाते हैं सर लोग, बहुत। मतलब मैंने पर्सनली बहुत देखा, ऑडिट के अंदर भी, वैसे भी, अदर देन ऑडिट भी। कई बार ये तक करते हैं सर, ये तक करते हैं, एक्चुअल सही इन्वेंट्री को स्क्रैप दिखा देते हैं, ताकि बिक जाए तो पैसा कमा लें उसमें। ऑडिटर को बहुत कुछ देखना होगा सर इसमें, बहुत कुछ, बहुत कुछ देखना होगा। जैसे कि पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, अगर स्क्रैप बिक रहा है, मैं सिंपल आपको समझाते हुए चलता हूँ, इंटरनल कंट्रोल कैसा है। मतलब स्क्रैप जनरेट कैसे होता है, उसकी सेल कैसे हो रही है, टेंडर सिस्टम है या नहीं है। ज़्यादातर इसमें टेंडर सिस्टम होता है, ऑनलाइन टेंडर। आजकल ऑनलाइन टेंडर निकलते हैं स्क्रैप के। आपने कई बार देखा होगा हाईवेज़ में इलेक्ट्रिक वो बने होते हैं, बड़े बड़े से टार्स बिजली के, बीच में उसमें गोल गोल कुछ बना होता है, वो होता है क्ले का, चीनी मिट्टी का, प्योर चीनी मिट्टी का होता है। उसकी कॉस्टिंग आती है 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़। लेकिन कई बार ना वो साइड से टूट गया, क्रैक आ गया, तो उसे यूज़ नहीं करते, उसे ऐसे थ्रो करवा देते हैं। तो कंपनियां हैं कुछ यूपी के अंदर, वो यही काम करती हैं गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने का। तो उनका स्क्रैप ना किसी काम नहीं आया, उन्होंने क्या, गड्ढे खुदवा खुदवा के उसको, स्क्रैप को अंदर ही भरवा दिया। अचानक से सीमेंट कंपनी को इनकी ज़रूरत पड़ने लगी, सीमेंट कंपनीज़ को। वो क्ले को बनाना शुरू कर दिया उन्होंने सीमेंट में, सीमेंट में और मजबूती आती है बताते हैं। तो वन ऑफ माई अंकल, उन्होंने क्या किया, टेंडर भरने शुरू किए, टेंडर। यू वोंट बिलीव, ये 10,000 का जो क्ले का आइटम था, ये पता कितने में बिक रहा था? 1 रुपये में। परचेज प्राइस तो यही था। तो उन्होंने 1 रुपये में ख़रीद कर थोड़ा बहुत ऊपर से दिया, ठीक है, और बाकी सीमेंट फैक्ट्री को बेच दिया। 10 रुपये, 8 रुपये, 13 रुपये पर आइटम पे, 10 रुपये प्रॉफिट, 10 गुना प्रॉफिट। समझ रहे हो आप? 2 करोड़ की भी सेल कर दी तो काम हो गया सर। मतलब 20 लाख का आइटम 2 करोड़ में बेच दिया होगा आपने, 1 करोड़ 80 लाख अंदर। टेंडर सिस्टम में घूस और इन सब के चांसेस कम होते हैं। जहाँ टेंडर सिस्टम नहीं होता वहाँ दिक्कतें ज़्यादा हैं। आप देखिए सर, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, जनरेशन कैसे हो रहा है स्क्रैप का, सेल कैसे हो रही है, किसके पास कस्टडी होती है, कहाँ स्टोर करते हैं आप इसे। ऐसा तो नहीं खुले पड़ा हुआ है, कोई भी कहीं भी लेकर जा रहा है अपने घर स्क्रैप, कोई कहीं भी बेच रहा है स्क्रैप, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखें टेंडर सिस्टम का इस्तेमाल होता है नहीं सेल के लिए, मैं सिर्फ समझाता हुआ चल रहा हूँ आपको। तीसरा, आप देखें सर, जो प्राइस है वो प्राइस रीजनेबल है या नहीं। चौथी बात,
आप देखें किस तरीके से स्क्रैप जनरेट होता है, कंफर्म करें कि एक्चुअल को तो स्क्रैप के तौर पे नहीं बेच रहे। आप इस साल के स्क्रैप को पिछले साल से कंपेयर करिए और देखें सर पिछले साल तो बड़ा कम स्क्रैप था, इस साल इतना ज़्यादा कैसे हो गया। ARP फ्लक्चुएशन आएंगे तो पता तो चलेगा। आप देखिए कितना स्क्रैप, ये भी देख सकते हैं आप, कितने परसेंट स्क्रैप पहले निकलता था, इस साल कितने परसेंट निकल रहा है। आपने देखा है पहले सिर्फ 2% स्क्रैप निकलता था, इस साल 6% स्क्रैप निकल रहा है। तो पूछोगे तो सही ना सर कर क्या रहे हो। ये सारी बातें चेक करनी पड़ेंगी स्क्रैप को लेकर। पहली बात है इंटरनल कंट्रोल, दूसरी बात है जनरेशन पैटर्न देखिए और कंपेयर करिए, जैसा मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर के साथ। आप देखें पिछले साल स्क्रैप कितने में बिक रहा था, इस साल कितने में बिक रहा है। सही बात है, उसे भी कंपेयर करिए। सही बात है। आप देखें टेंडर वगैरह है या नहीं, आप देखें इनवॉइस वगैरह देखें, आप सेल्स को वाउच करें। आप देखें सर कंट्रोल प्रोसीजर कैसा है, मतलब किस तरीके से स्क्रैप को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, कहीं ऐसा तो नहीं गुड यूनिट्स को स्क्रैप बनाकर बेचना है, ऐसा बहुत होते हुए देखा है मैंने। ठीक है। आप देखें जो स्क्रैप बेचा जा रहा है उसका जो अमाउंट है वो रीज़नेबल है या नहीं, जो वैल्यू है स्क्रैप बेचकर जो वैल्यू है वो रीज़नेबल है या नहीं, और स्क्रैप के प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो या नहीं, रीज़नेबल रिकॉर्ड। 5-6 बातें हैं, ध्यान रखिए। पहली बात इंटरनल कंट्रोल स्क्रैप को लेकर, दूसरी बात रीज़नेबल रिकॉर्ड, तीसरी बात जनरेशन पैटर्न और कंपेयर करिए जनरेशन पैटर्न को आप पिछले साल के साथ। पिछले साल तो 2% स्क्रैप आ रहा था, पिछले इस साल के रेट्स को पिछले साल के रेट के साथ कंपेयर करिए आप। इनवॉइस चेक करिए, एडवर्टीजमेंट चेक करिए टेंडर का, उससे पता लगेगा सही में सही हुआ है या नहीं। और आप देखें यार कहीं स्क्रैप को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कहीं सही यूनिट्स को तो नहीं बेच रहे स्क्रैप के तौर पे। और आप देखें वैल्यू रीज़नेबल है या नहीं। 100 रुपये का आइटम अगर 1 रुपये में बिक रहा है सर, तो क्या रीज़नेबल पेमेंट मिलेगी आपको, आपको क्या ही रीज़नेबल पेमेंट मिलेगी उस केस में। ठीक है ना, सही बात। बड़ा इंपॉर्टेंट है यार ये स्क्रैप का पॉइंट, ध्यान रखना। इंटरनल कंट्रोल, रीजनेबल रिकॉर्ड, जनरेशन पैटर्न को देखो, कंपेयर करो, रेट्स देखो उसे कंपेयर करो, इनवॉइस देखो, एडवर्टीजमेंट हो, टेंडर देखो, स्क्रैप का आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो देखिए, और जो वैल्यू मिली है मतलब स्क्रैप बेच कर वो रीज़नेबल है या नहीं। ठीक बात है। काफ़ी बातें डिस्कस कर चुके हैं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 बार आ चुका है, ठीक है, 2 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। So we are done with this receipt part and we have discussed this sale or return, capital subsidy, other income। कंसाइनमेंट सेल मैंने आपको तब पढ़ा दिया था, आपको याद होगा, इन्वेंट्री के अंदर। कंसाइनमेंट सेल में 5-6 बातें ध्यान है ना आपको, सिंपल सी। अगर नहीं याद तो बता देता हूँ। कंसाइनर कंसाइनी का एग्रीमेंट देखिए, अगर गुड्स अनसोल्ड हैं कंसाइनी के पार्ट पे, अनसोल्ड, तो उसे क्लोजिंग स्टॉक मानेंगे कंसाइनर का। प्रोफॉर्मा इनवॉइस चेक करिए सर, ठीक बात है। अगर फ्राइट लगा है, भाड़ा, फ्राइट, किराया, तो बिल्टी होगी, बिल होंगे, वो चेक करिए, बिल्स ऑफ फ्राइट ये सब चेक करिए। चेक करें कमीशन का रेट प्रॉपर है या नहीं कंसाइनी का, एज पर एग्रीमेंट, कंप्यूटेशन प्रॉपर है या नहीं। 4-5 बातें हैं। तो ये बेसिकली दिस इज़ योर अदर इनकम, ठीक है। और चाहे हम सेल की बात करें, अदर इनकम की सारी बातें हमने कर ली हैं लगभग। तो रिसीट पार्ट डन।
इसके बाद परचेज़ बचता है, परचेज़ मतलब सॉरी पेमेंट पार्ट बचता है। पेमेंट के अंदर देखो परचेज़ भी है और आइटम्स भी हैं, काफ़ी सारे आइटम्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट आइटम्स भी हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बात करेंगे इस पे भी आपके पेमेंट्स के अंदर, ठीक है। हाँ जी, चलिए तो पेमेंट की बात करते हैं फटाफट से। पेमेंट में सबसे पहला जो पॉइंट है पेमेंट के अंदर वो है परचेज़ का। देखें, सेल के अंदर भी हमने वो बात डिस्कस की थी, वही बात परचेज़ के अंदर भी डिस्कस करेंगे कि देखें होता क्या है कि कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी दोनों जगह पे। आप प्रैक्टिकली सोच कर देखें, आप किसी भी एंटिटी की ऑडिट करने के लिए जाएं, सबसे ज़्यादा हेर फेर कहाँ हो सकती है? सेल परचेज़ में। तो बहुत ज़रूरी है इंटरनल कंट्रोल का देखना। अब परचेज़ की बात करिए, हमने सेल की बात की थोड़ी देर पहले, हम परचेज़ की बात करते हैं, ठीक है। परचेज़ की अगर आप बात करिए, फॉर एग्जांपल आप देखिए परचेज़ में इंटरनल कंट्रोल है या नहीं, परचेज़ में कंट्रोल पॉइंट्स हैं या नहीं, जैसे कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ हैं या नहीं, पहले भी बात की है हमने, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ हैं या नहीं। अगर एक ही पर्सन को सारा कंट्रोल दे दिया परचेज़ डिपार्टमेंट का तो सर दिक्कत तो आएगी। उसे पता है सुप्रीमेसी उसी की है, वो कहीं ना कहीं ओवरराइड करेगा कंट्रोल्स को, मिसयूज़ करेगा अपनी पावर्स को। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ है या नहीं, ऑथराइजेशन प्रोसीजर है या नहीं। यार चलो ठीक है, 2 4 5 10 हज़ार की चीज़ें खरीदनी आप खरीद सकते हो, लेकिन आपने कोई 5 लाख का आइटम खरीदना है तो यार कम से कम सिस्टम एक हायरार्की होनी चाहिए कि भाई सीनियर मैनेजर से पूछना पड़ेगा, उसका ऑथराइजेशन लगेगा, ये होना चाहिए। परचेज़ कमेटी है या नहीं, जो बड़ी कंपनीज होती है उसमें एक अलग से परचेज़ कमेटी होती है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर किसी भी एंटिटी में परचेज़ कमेटी होगी, हमेशा ध्यान रखना वहाँ इंटरनल कंट्रोल हमेशा स्ट्रांग होगा, क्योंकि परचेज़ कमेटी इंडिपेंडेंट होती है सर, वो इंडिपेंडेंट होकर निर्णय लेती है। परचेज़ कमेटी में लोग होते हैं, उनकी अपनी पावर्स होती हैं, उनको डेलीगेट की गई उनकी अथॉरिटी। अब जब वो एज़ पर द अथॉरिटी काम करेंगे, एज़ पर द पावर्स, तो कहीं ना कहीं बहुत सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज काम होगा। तो जब कभी हम कंट्रोल की बात करें, मेरी बात ध्यान रखिए, इंटरनल कंट्रोल में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होना चाहिए, ऑथराइजेशन प्रोसीजर होना चाहिए, परचेज़ कमेटी होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी बात ध्यान रखिए, किसी भी एंटिटी के अंदर परचेज साइकिल होना ज़रूरी है। परचेज साइकिल क्या होती है? देखो, हर एंटिटी को अपनी सेल पता होती है कि हमारी डिमांड कितनी है मार्केट में, उस हिसाब से वो प्रोडक्शन करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और जब प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो आपको पता होता है यार कि मेरी कितनी डिमांड है मार्केट में, कितनी मेरी सेल होनी है, कितना मुझे प्रोडक्शन करना है, और सबसे मैं परचेज़ करूँगा। उनको लगता है यार हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक दिन का इतना मेट्रिक टन प्रोडक्शन है, एक हफ्ते का इतना मेट्रिक टन प्रोडक्शन है, तो उस हिसाब से वो परचेज़ करते हैं चीज़ों को। हर एंटिटी की परचेज़ साइकिल होती है कि 10 दिन में इतना परचेज़ करना है, 7 दिन में इतना परचेज़ करना है, सबकी होती है, और 15 दिन में इतना परचेज़ करना है। जिस एंटिटी के अंदर परचेज़ साइकिल एग्जिस्ट करेगी, अगेन वहाँ कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होगा, वहाँ रिस्क कम होगा, क्योंकि सर जहाँ परचेज़ साइकिल होगी वहाँ कोई भी आइडल स्टॉक तो खरीदोगे नहीं आप, बेकार की चीज़ें, बेकार के आइटम। अदरवाइज़ क्या होता है मैं आपको बताऊं, परचेज़ मैनेजर को मैंने देखा है काम करते हुए परचेज़ डिपार्टमेंट के अंदर, वो अननेसेसरी चीज़ें परचेज़ करते हैं। क्यों? बस सामने वाले ने जो गुड सेल कर रहा है उसने उसको दे दिए भाई 2 4 5 लाख रुपए अलग से अंडर टेबल, उसके घर जाकर या बाहर कहीं पर कि यार तू एक काम कर, तू ना कंपनी में हमारा ऑर्डर लगवा दे। उस ऑर्डर की इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन परचेज़ कर लिए वो आइटम्स। क्यों? परचेज़ मैनेजर को आपने सेट कर दिया, वो सेट हो गया सर, उसने चीज़ें परचेज़ कर ली, बिना बात का कंपनी का पैसा खर्च हो गया सर, बिना बात का कंपनी का पैसा खर्च हो गया। तो सर ये तो देखने वाली बात है, परचेज़ साइकिल जहाँ पे होगी वहाँ अननेसेसरी परचेजेस नहीं होंगी, ठीक है ना। दो बातें ध्यान रखिए। सबसे पहली बात कंट्रोल पॉइंट देखिए, और जब कभी हम कंट्रोल पॉइंट की बात करें, कंट्रोल पॉइंट की, तो कंट्रोल पॉइंट में ध्यान रखना बेटा, आप देखें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ है या नहीं, आप देखें परचेज़ कमेटी एग्जिस्ट करती है या नहीं, आप देखें ऑथराइजेशन सिस्टम है या नहीं। इवन बहुत सारी एंटिटीज़ के अंदर पता है क्या होता है, कोटेशन सिस्टम होता है। कोटेशन सिस्टम का मतलब ये है
कि आप 2-3 जगह से कोटेशन ले लो, जो बेहतर दे उसको ऑर्डर दे दो। यार बड़ी कमेटी छोड़ो, हम पेन ड्राइव खरीदते हैं तो हमारा स्टाफ, चलो कई बार क्या होता है फ्लक्चुएशन होता रहता है, वैसे परमानेंट वेंडर फिक्स है हमारा, अदरवाइज 2-3 जगह से ना पहले कोटेशन ले लेता है, जहाँ भी लगा 15-20 रुपये 25 रुपये पर पेन ड्राइव का फ़र्क आ गया, परचेज़ कर लिया उससे। यार एक बात बताओ, और कोटेशन सिस्टम फॉलो होगा तो गड़बड़ी होने के चांसेस कम है ना। बहुत ही कॉम्पिटिटिव दाम पे आप चीज़ें खरीदेंगे, और कंपनी जो एक्स्ट्रा या एडिशनल प्राइस पे करती है वो पे नहीं करेगी। अगर हमने 4 जगह से पेन ड्राइव के कोटेशन मंगवाए, जिसने सबकी सैंडिस्क की है जी, जिसने कम रेट लगाया उससे ख़रीद लिया। अगर हमने नहीं मंगवाया होता, हम स्टाफ के बोलने पे ही ख़रीद रहे होते, तो ठीक है 20-25 रुपये पर पेन ड्राइव महंगी पड़ती है, 1000 पेन ड्राइव आप खरीदते तो फ़र्क तो पड़ जाता ना सर, फ़र्क तो पड़ जाता उस केस में 25-30 हज़ार रुपये का। पता चला स्टाफ को 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिल गए वहाँ से, ये भी हो सकता है। तो सर ये तो होना चाहिए, कोटेशंस आपने इनवाइट किए हैं या नहीं। 4 बातें हैं बच्चों कंट्रोल पॉइंट के अंदर: सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, कॉम्पिटिटिव कोटेशंस, परचेज कमिटी और ऑथराइजेशन। मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूँगा, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकेंड है, नोटिंग बिल्कुल मिनिमाइज है, हमने बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से रखा है। जहाँ जहाँ मैं बॉक्स बनाते जा रहा हूँ, आप 1 वर्ड नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 वर्ड नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, जहाँ जहाँ भी देखो मैंने मेन चीज़ें अंडरलाइन की है वो आप नोट कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, ठीक है ना। कंट्रोल पॉइंट ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जैसा मैंने आपसे बोला कि परचेज साइकिल होना ज़रूरी है। अगर परचेज साइकिल है, इफ़ परचेज साइकिल इज़ देयर, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आप मानेंगे कंट्रोल इफेक्टिव है। और कंट्रोल इफेक्टिव हो तो ऑब्वियस सी बात है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर को कम परफॉर्म करोगे। फिर आप पहले भी डिस्कस किया हुआ भाई, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कितने परफॉर्म करने हैं, कैसे परफॉर्म करने हैं, ये इंटरनल कंट्रोल पर निर्भर करता है। इंटरनल कंट्रोल जैसा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर वैसे। इंटरनल कंट्रोल वीक, सब्सटेंटिव ज़्यादा। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग, सब्सटेंटिव कम, ठीक है ना। ठीक है सर, 2 बातें हो गई, एक तो कंट्रोल पॉइंट, दूसरा परचेज साइकिल, ठीक है डन। तीसरा पॉइंट, अब बहुत सिंपल पॉइंट है। अगर आपके क्लाइंट ने गुड्स परचेज किए हैं तो वहाँ पर परचेज इनवॉइस क्लाइंट के नाम पे है या नहीं, क्लाइंट के नाम पे है या नहीं। ब्रांचेस की बात है, ब्रांच के नाम पे होगी, लिखा हुआ है इन केस ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस इट शुड बी एड्रेस टू द एप्रोप्रिएट ब्रांच, ठीक है। याद करिए एक पॉइंट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टी, इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टी, याद करिए मैंने तब भी आपसे कहा था सेल के अंदर कि BR लगता ही लगता है, OR भी पास करना पड़ता है। तो अगर RP के साथ ट्रांजैक्शन किया है तो फिर BR वगैरह पास किया गया या नहीं, आप वो देखिए, ठीक है सर डन है। 4 पॉइंट हो गए। 4 पॉइंट कौन कौन से हो गए बेटा? कंट्रोल पॉइंट, परचेज साइकिल, इनवॉइस शुड बी, परचेज इनवॉइस शुड बी इन द नेम ऑफ क्लाइंट एंड RP, ठीक है ना। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, हमेशा एक पॉइंट बनता है, पहले भी आपने देखा है, आगे भी हम कई बार देखेंगे, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को सेग्रीगेट करना ज़रूरी है। कोई भी परचेज जो कैपिटल नेचर की है वो सर P&L में नहीं आएगी, उसे रेवेन्यू में नहीं दिखाएंगे आप, ठीक है ना। आपने तो कई बार रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में एंट्री पढ़ते हैं आप, फर्नीचर की याद करिए, ठीक है ना। फाउंडेशन के अंदर +2 के अंदर कि आपने फर्नीचर परचेज करे तो परचेज में एंट्री कर दी, वो परचेज थोड़ी है सर। तो अगर कैपिटलाइज आपने करना है किसी चीज़ को, आपने रेवेन्यू दिखाया तो गलत है सर। कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग रखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग रखो। क्या कैपिटल है क्या रेवेन्यू है, ये ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट तय करेगा। क्या कैपिटल है क्या रेवेन्यू है, ये ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट तय करेगा कि कैपिटलाइज करना है या स्टेटमेंट P&L में दिखाना है। इट विल बी टोटली डिपेंडेंट अपॉन द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर, ये डिपेंड करेगा अपॉन द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर, ठीक है सर डन। अगला सुनो,
ये सेम पॉइंट है, जर्नल एंट्री वाला आपने पहले भी देखा, ठीक है। अच्छा, कुछ डिस्क्लोजर्स आपको देखने पड़ेंगे एज पर स्केड्यूल 3। जो डिस्क्लोजर हमने कई बार पहले भी देखा है, P&D सिंपल है। क्या स्टॉक एंड ट्रेड को स्पेसिफिकली दिखाया गया है? पहली बात, ठीक है। अगर कोई भी चेंज हुआ है इन्वेंट्री में, चाहे फिनिश गुड्स हो, स्टॉक एंड ट्रेड हो, WIP हो, उसे अलग से दिखाया गया या नहीं। और तीसरी बात, RP से जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं उसे आपने नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया होगा। 3 बातें ध्यान रखिए। स्टॉक एंड ट्रेड जो भी परचेज़ किया आपने उसे अलग से दिखाइए। इन्वेंट्री में कोई भी चेंज हो, चाहे फिनिश गुड्स, स्टॉक एंड ट्रेड, WIP, उसे अलग से दिखाइए। और RP के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ उसे नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना ज़रूरी है। उसे नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना ज़रूरी है, ठीक है ना। कंट्रोल पॉइंट, परचेज साइकिल, परचेज इनवॉइस, रिलेटेड पार्टी, रेवेन्यू कैपिटलाइजेशन, जर्नल एंट्री, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, डन। इसमें ये सारे पॉइंट्स बनेंगे। मतलब आप ये समझें, मैं आपसे एक बात बोलूँगा, इतने लेक्चर्स हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं और करीब करीब पार्ट 2 में एक ही लेक्चर लगता है यार, ठीक है। लेकिन बहुत स्कोरिंग है, ये एकदम पक्का कर लो कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए बनना ही चाहिए, ऑप्शन ही नहीं कि नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये समझना, ये बढ़िया क्वेश्चन, ये बढ़िया पॉइंट है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, चलो मैं आपसे एक बात कहता हूँ सिंपल सी। एम्प्लॉय बेनिफिट किस फॉर्म में दोगे आप? ऑब्वियस सी बात है, सैलरी, बोनस, ग्रेचुटी, ये सब के सब क्या है? दीज आर एम्प्लॉय बेनिफिट। देखो, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए, मैं आपको बताऊं किस चीज़ पे, जो आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है, जो सत्यम के अंदर हुआ था, आपको पता नहीं होगा शायद। सत्यम के अंदर 2200 डमी वर्कर्स थे, जो सत्यम का फ्रॉड हुआ, 2200 डमी वर्कर्स, फेक एम्प्लॉयज़ जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, फेक अकाउंट, फेक नाम पे सैलरी जा रही है और सैलरी बाद में रूट होकर MD के पास। 2200 डमी वर्कर कुछ कहलाते हैं यार। हर कंपनी कहीं ना कहीं डमी वर्कर क्रिएट करती है, आपको पता है, कुछ छोटी कुछ बड़ी। क्यों? खर्चे कम करने के लिए, सैलरीज दिखाकर खर्चे बढ़ाने के लिए सैलरीज दिखाकर खर्चे बढ़ा देंगे, प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स कम पे करना पड़ेगा। सभी करते हैं सर, सभी करते हैं, सब में डमी वर्कर्स होते हैं। तो सर कैसे पकड़ें डमी वर्कर्स को, किस तरीके से कैच करें, आप ये बताओ सर। डमी वर्कर्स को पकड़े कैसे? देखो भाई, सिंपल सी बात है। अगर डमी वर्कर्स को पकड़ना है आपको, 3-4 बातें बताता हूँ। सबसे पहले देखो, पहले मेरी बात सुनना, उसके बाद नोट्स देख लेंगे। एम्प्लॉय के अटेंडेंस का क्या प्रोसीजर एप्लीकेबल है क्लाइंट के यहाँ पे, है भी या नहीं, वो देखिए। सही बात है। दूसरी बात, एम्प्लॉय का रजिस्टर डिमांड करो। ईयर एंड पे एम्प्लॉय की लिस्ट क्या है, एम्प्लॉय के नाम देखो, कितने एम्प्लॉयज़ हैं आपकी एंटिटी में। एम्प्लॉय के ID प्रूफ देखो और बैंक अकाउंट डिटेल, उससे पता चलेगा सर ऑथेंटिक लोग हैं या नहीं। ID प्रूफ देखो और बैंक अकाउंट डिटेल। जो नए एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं, नए एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय, अपॉइंटमेंट लेटर देखिए। आप देखिए, जितनी सैलरी टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट के अंदर, अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर बताई गई है, उतनी ही सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है या नहीं, सैलरी जा भी रही है या नहीं। और जारी तो उतनी जा रही है। कई बार पता है क्या होता है, सैलरी कम होती है, ज़्यादा ट्रांसफ़र कर देते हैं। 40,000 रुपये सैलरी है, 80,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया आपने, उसको भी सही है, कल को इंक्रीमेंट लेना पड़ेगा तो बढ़िया है। फॉर एग्जांपल 6 लाख का पैकेज है, आप उसको, कब बहुत जगह ऐसा होता है, 9 लाख रुपये ट्रांसफ़र करेंगे, आप बोलोगे सर उसे टैक्स देना पड़ेगा एडिशनल। कई बार ना 2-4-6 महीने 8 महीने टैक्स देकर भी सुकून है। पता है क्यों? एम्प्लॉय बोलेगा यार ठीक है आप मुझे 9 लाख दे रहे हो, उसमें वो खुश है। पता है क्यों खुश है? एक तो क्लाइंट क्यों खुश है, उसका एक्सपेंस बढ़ गया,
प्रॉफिट कम, टैक्सेशन कम। जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो हमेशा चाहता है मेरी सैलरी बढ़ी हुई दिखे। सब करते हैं सर। एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 है, ट्रांसफ़र कर रहे हैं 40,000 रुपये। सब करते हैं। मेरे ऊपर डाउट मत करो आप, ठीक है ना। तो अब जो एम्प्लॉय पता क्या करेगा, 9 लाख रुपए में काम कर रहा है, पैकेज बात कर रहा हूँ, कल को स्विच करना होगा ना, किसी कंपनी में स्विच करना होगा, तो बोलेगा सर 9 लाख की आप देख लो सैलरी रिसीट है मेरी। तो कल को किसी नई कंपनी में जाएगा तो 11, 12, 13 लाख रुपए डिमांड करेगा, 6 का 12 तो डिमांड नहीं कर सकता ना। सब मिली भगत होती है सर, सब अपना अपना हित देखते हैं। आप देखिए अपॉइंटमेंट लेटर देखिए, आप देखिए सैलरी जो है पहले महीने अगले महीने वही जा रही है जो एज पर टर्म्स है या नहीं। अच्छा, जो एम्प्लॉयज़ छोड़कर चले गए, रिज़ाइन या रिटायर्ड एम्प्लॉई, उनको ग्रेचुटी वगैरह मिलती है, आपको तो पता है। तो उनको ग्रेचुटी मिली है, उनको लीव जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स है वो मिले हैं, अगर मिले हैं तो एक्नॉलेजमेंट देखिए, उनकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट होगा भाई हमें ग्रेचुटी मिल चुकी है। ये सारी बातें आपको देखनी पड़ेंगी। देखें यहाँ पे एंटिटी के अंदर 1000, 1500, 2000, 5000 एम्प्लॉय काम करते हैं। सबकी चेकिंग नहीं कर पाओगे आप, आपको सैम्पलिंग करनी होगी यहाँ पे, रैंडम सैम्पलिंग। 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 5, 7, 10 के अकाउंट चेक कर लिए, 10, 15 के आईडी प्रूफ चेक कर लिए, किसी का अकाउंट डिटेल देख ली रैंडम बेसिस पे, ठीक है ना। सारा काम करना पड़ेगा। ये तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ डमी वर्कर की। तो डमी वर्कर के लिए बड़ा एम्फेसाइज़ किया है यार, बड़ा एम्फेसाइज़ किया, और ये पूरा टॉपिक कहीं ना कहीं डमी वर्कर से ही कनेक्टेड है। आप देखिए, पहली बात कहता है एंटिटी की प्रोसेस क्या है एम्प्लॉय अटेंडेंस को कैप्चर करने की, आप वो देखिए, ठीक है। फिर कह रहा है आप कुछ एम्प्लॉय को सेलेक्ट करिए सैंपल बेसिस पे और उनकी बैंक डिटेल और आईडी प्रूफ चेक करिए, ठीक है। मैंने आपसे कहा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ लो, ठीक है। जो नई हायरिंग हुई है, नई हायरिंग, अपॉइंटमेंट लेटर लो, अपॉइंटमेंट लेटर, और आप देखो सैलरी एज पर द एग्रीड टर्म्स जा रही है या नहीं, चाहे पहले महीने के सब्सिक्वेंट मंथ की एज पर द एग्रीड टर्म्स। मैंने पूरी कहानी समझाई आपको। अगर एम्प्लॉय छोड़कर चले गए, रिज़ाइन कर गए, या आपका क्या कहते हैं रिटायर हो गए, तो उस केस में आप देखें कंप्यूटेशन वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, और क्या उनकी तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट मिला है कि भाई उन्हें पैसा मिल चुका है, और एक्नॉलेजमेंट जो कंप्यूटेशन है वो ठीक है, ठीक। सैलरी रजिस्टर देखिए आप, सैलरी रजिस्टर, सैलरी रजिस्टर देखने के बाद उसे कंपेयर करिए सर पिछले साल के साथ। एआरपी कह सकते हैं, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, सही बात सर। और देखिए रीजंस क्या है वेरिएंस के पीछे। एम्प्लॉय के अटेंडेंस का तरीका क्या है, हाँ एम्प्लॉय की लिस्ट लीजिए साल के एंड में, सैलरी रजिस्टर चेक करिए, एआरपी परफॉर्म करें, सैम्पल बेसिस पर आईडी प्रूफ और बैंक अकाउंट डिटेल लें, उसे चेक करें। अगर नया एम्प्लॉय है तो भाई आप देखें सैलरी वगैरह खाते में बराबर जा रही है एज़ पर द टर्म्स या नहीं। और अगर एम्प्लॉय कोई रिज़ाइनिंग या रिटायर्ड एम्प्लॉय है तो आप देखें जो भी उसका ग्रेचुटी है, जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट है, वो पेंशन जो भी है, प्रॉपरली कंपटीशन उसका हुआ होगा और उससे एक्नॉलेजमेंट आया होगा आपको। मतलब मैं आपको एक बात बोलूँगा, जब कभी आप एम्प्लॉय बेनिफिट की बात करें, जब कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, बस ये सोचना आप कि यार डमी वर्कर में क्या कर सकते हैं। अगर आप डमी वर्कर के 5 पॉइंट बना लेंगे तो हो गया, पॉइंट तो बन गए सारे, एक ERP पकड़ लेना, और क्या, एक ERP पकड़ लेना आप। साथ में प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में ध्यान रखना, एम्प्लॉय बेनिफिट को 3 अलग अलग हेड में बांटा जाएगा, 3 अलग अलग हेड में। पहला है सैलरी वेजेस, ठीक है। दूसरा है कंट्रीब्यूशन टू PF, ठीक बात है। और तीसरा है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। सैलरी वेजेस, कंट्रीब्यूशन टू PF, स्टाफ वेलफेयर। सैलरी वेजेस, कंट्रीब्यूशन टू PF, स्टाफ वेलफेयर, यानी 3 अलग अलग खर्चे। स्टाफ वेलफेयर समझते हो ना, दिवाली वाली में खर्चा कर दिया, गिफ्ट दे दिया, ये सब कुछ, ठीक है। डन सर। 2 बड़ी बातें कर चुके हैं, आपको पता है। पहला हमने डिस्कस किया है परचेज को,
दूसरा उन्होंने डिस्कस किया है एम्प्लॉय बेनिफिट को, ठीक है। अगला सुनो, अगला डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, तो कुछ टाइम पहले क्वेश्चन भी आया, मेरे ख्याल जैन 21 में कब आया, ठीक है, टाइम हो गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, ये क्या बोलता है, बड़ा सिंपल है, मतलब फिंगर टिप्स में आपको याद करवा दूंगा, बहुत ही सिंपल है। देखो भाई, मैं आपको एक बात आपको बताऊं, इंटेंजिबल एसेट आप सबको पता है अमोर्टाइजेशन लगता है। इंटेंजिबल एसेट पे क्या लगता है बच्चे, अमोर्टाइजेशन, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। तो सर देखेंगे क्या, आप देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल फिंगर टिप्स में आ जाएगा। सबसे पहले आप ये देखिए अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या हैं क्लाइंट की डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को लेकर, ठीक है। जो डेप्रिसिएशन का जो रेट लगाया जा रहा है वो वैलिड है या नहीं, रीजनेबल है या नहीं। जो डेप्रिसिएशन आप कंप्यूट कैलकुलेट कर रहे हो एज पर द कंपनीज एक्ट है या नहीं। शेड्यूल 2 याद होगा कंपनीज एक्ट के अंदर आपको। जो डेप्रिसिएशन है वो प्रॉपर पीरियड का है या नहीं। ये तो आप हमेशा फाउंडेशन और +2 के अंदर भी करते हैं, डेप्रिसिएशन चैप्टर होता है अकाउंट्स में। अक्टूबर में खरीदी तो फिर ऑब्वियस सी बात है आधे साल का लगे, तो प्रॉपर पीरियड को प्रॉपर कैलकुलेशन होनी चाहिए। 5 बातें बता चुका हूँ। अकाउंटिंग पॉलिसीज़, प्रॉपर पीरियड में होना चाहिए कैलकुलेशन, प्रॉपर आपको कैलकुलेशन होना ज़रूरी है। जो चार्जेस हैं वो चार्जेस रीजनेबल होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए, और एज़ पर कंपनीज एक्ट और एज़ पर एस होना चाहिए। 5 बातें। पहली बात, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की अंडरस्टैंडिंग लें। आप देखें डेप्रिसिएशन एज़ पर द कंपनीज एक्ट और एस है या नहीं। आप देखें डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन चार्जेस वैलिड हैं या नहीं। आप देखें डेप्रिसिएशन प्रॉपरली कैलकुलेट हुआ है या नहीं, प्रॉपर पीरियड में रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। ये 5 बातें ध्यान रखिए अभी तक। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की अंडरस्टैंडिंग एज़ पर द कंपनीज एक्ट एएस, चार्जेस आर वैलिड, प्रॉपर कैलकुलेशन, प्रॉपर पीरियड, ठीक बात है। मैं एक बात आपको बोलूँगा, देखिए ऑडिट के अंदर हम वैसे भी 10 के आसपास निमोनिक बनाते हैं, 10 से 12 निमोनिक। हर किसी में निमोनिक बनाना बहुत गलत होगा। निमोनिक अपन कब बनाते हैं, खुद सोचो। जब अपन को ऐसा लगता है अपन चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं या याद नहीं रहेंगी, ठीक है, या बहुत लंबी लिस्ट है। यहाँ आप देखो पूरे चीज़ें ही आपकी पूरी चीज़ें ही समझने लायक है। इसमें रटने लायक तो कुछ है ही नहीं बेटा, कुछ भी रटने लायक है। आप देखो सब कुछ तो समझने लायक है। अगर आपने समझ लिया ना ये सब कुछ, तो आपको 1-2 बार रीडिंग करनी है, बस इतना बोलूँगा। ऐसा नहीं कि आज समझ लिया तो एग्ज़ाम तक याद रहेगा। 1-2 बार रीडिंग करनी है, वो ज़रूरी है, याद तो कुछ भी नहीं करना। अगर हम निमोनिक यहाँ बनाएंगे तो बड़ा अन्याय होगा इस टॉपिक के साथ, ठीक है ना। अच्छा, आपको शायद पता होगा कि डेप्रिसिएशन पे एक कॉम्पोनेंट वाला कंसेप्ट होता है। डेप्रिसिएशन पे भाई सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कोई बस है या कोई कार है, ठीक है, ड्राइंग बहुत ख़राब है मेरी अगर कार है, कार में देखो कई सारी चीज़ें होती हैं। कार में टायर भी होते हैं, कार में इंजन भी होता है, कार में डैशबोर्ड भी होता है, कार में उसकी बॉडी भी होती है। पता है क्या, ऑल दीज आर कंपोनेंट्स। हर किसी की अपनी अलग यूज़फुल लाइफ होती है, हर किसी की अपनी अलग यूज़फुल लाइफ। टायर की यूज़फुल लाइफ जी 5 साल है, इंजन की यूज़फुल लाइफ जी 15 साल है, डैशबोर्ड की यूज़फुल लाइफ जी 10 साल है, बॉडी की यूज़फुल लाइफ जी 20 साल है। एक बात मुझे बताओ, जब ये कंपोनेंट अलग अलग हैं, इन सब की यूज़फुल लाइफ अलग अलग है, तो क्या इन सब पे सेम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सही रहेगा? मतलब ही नहीं बनता सर। क्या इन सब पे सेम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सही रहेगा? मतलब ही नहीं बनता। इन सब पे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सेम सही नहीं रहेगा। डेप्रिसिएशन का मेथड लगेगा अलग अलग, रेट अलग अलग होगा और यूज़फुल लाइफ अलग अलग है। ऑडिटर ये देखेगा कि जहाँ पे कंपोनेंट की बात की गई है, तो कंपोनेंट वाले केस में क्या उन्हें सेपरेटली डेप्रिशिएट किया गया है या नहीं, और जिन्हें सेपरेटली डेप्रिशिएट करना था
उनको आपने आइडेंटिफाई किया है या नहीं। देखो नट बोल्ट को अलग से डेप्रिशिएट नहीं करते, वो कंपोनेंट नहीं है, लेकिन ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, दीज आर कंपोनेंट्स, तो इनका डेप्रिसिएशन अलग से लगेगा। तो आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ये मैनेजमेंट करता है आइडेंटिफिकेशन, तो ऑडिटर देखेगा यार आपने आइडेंटिफिकेशन किया या नहीं। और दूसरी बात, जो बेस्ट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है हर कंपोनेंट के लिए वो लगाया गया होगा, जो बेस्ट मेथड होगा वो लगाया गया होगा हर कंपोनेंट के लिए, आप वो देखेंगे। तो पहली बात, कंपोनेंट वाले सिस्टम पे क्या अलग से डेप्रिशिएट जिनको करना है उन्हें आइडेंटिफाई किया गया या नहीं। और अगर आइडेंटिफाई कर ले भाई ये 4 कंपोनेंट हैं कार के अंदर, तो चारों के लिए जो बेस्ट अप्रोप्रिएट मेथड होगा वो लगाया गया होगा, आप ये देखोगे, ठीक है ना। तो बेटा ये करीब करीब 7 पॉइंट बनते हैं, सिंपल सिंपल। अकाउंटिंग पॉलिसीज का अंडरस्टैंडिंग लो, देखो डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट एज पर एएस है या नहीं, चार्जेस वैलिड है या नहीं, प्रॉपर कैलकुलेशन है या नहीं, प्रॉपर पीरियड है या नहीं, कंपोनेंट में कंपोनेंट का आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर है या नहीं, और हर कंपोनेंट के लिए बेस्ट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लगाया गया है या नहीं। तो ये बेसिकली 7 चीज़ें हैं, ठीक है ना, डन। तो अब मुद्दा ये है यहाँ पे कि ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलो अगला है, ये पॉइंट ध्यान रखना, कॉमन एट्रीब्यूट फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मैं आपको एक बात बोलूँगा, आगे कई सारे खर्चे आप पढ़ेंगे, कई सारे, उसमें कुछ बातें हम वैसे भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मिसलेनियस कोई भी खर्चा पूछे आपसे, यहाँ वाले पॉइंट इतने कॉमन हैं जो कहीं भी चिपका सकते हैं आप, कहीं भी। मतलब यहाँ से इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, और कोई भी खर्चा आपसे पूछे, आगे एडवर्टीजमेंट पूछे, कुछ पूछे, वहाँ आप ये पॉइंट लगा सकते हैं, वहाँ आप ये सारे पॉइंट लगा सकते हैं। ध्यान रखिए, मेरी बात आ रही है समझ में, बड़े कॉमन पॉइंट है, बड़े, मैं बताता हूँ कौन कौन से पॉइंट। सुनो, कोई भी खर्चा हो, क्या वो खर्चा रेवेन्यू नेचर का है, कैपिटल तो नहीं है, क्या वो खर्चा बिजनेस का ही है, क्लाइंट का, कोई पर्सनल खर्चा तो नहीं है एमडी डायरेक्टर का, क्या वो खर्चा प्रॉपर पीरियड का है, ऐसा तो नहीं 19-20 का खर्चा आपने 20-21 में दिखा दिया, क्या उस खर्चे के सपोर्ट में प्रॉपर इनवॉइसेस, प्रॉपर बिल्स वगैरह हैं या नहीं, क्या वो खर्चा प्रॉपर तरीके से ऑथराइज्ड है, बड़े खर्चे आपको पता है ऑथराइजेशन ज़रूरी है, क्या वो खर्चा प्रॉपर हेड में प्रॉपर तरीके से क्लासिफाइड है। 6 बातें हैं, कोई भी खर्चा एंटिटी करे, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, आप 6 बातें चेक करना। 6 बातें कौन कौन सी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो खर्चा बिजनेस का खर्चा होना चाहिए, वो खर्चा रेवेन्यू खर्चा होना चाहिए, प्रॉपर हेड क्लासिफाइड होगा, ठीक है ना, प्रॉपर उसके सपोर्ट में बिल्स और डॉक्यूमेंट्स होंगे, प्रॉपर ऑथराइज्ड होगा, ठीक है ना। ये सारी की सारी बातें आपको देखनी है। पहली बात, प्रॉपर पीरियड का खर्चा होना चाहिए, रेवेन्यू खर्चा होना चाहिए, नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे ट्रैवलिंग है तो ट्रैवलिंग आपके टिकट्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी में तो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होंगी, बिल्स हैं, ये सब कुछ प्रॉपर क्लासिफाइड होगा, ऑथराइज्ड होगा सर एज पर द अथॉरिटी, और जो भी खर्चा होगा वो बिजनेस का खर्चा होगा, पर्सनल खर्चा नहीं होगा। ये बिल्कुल बेसिक खर्चे हैं, बिल्कुल बेसिक। कोई भी खर्चा आपसे पूछ ले, आपको ये 5-6 पॉइंट तो लगाने ही लगाने। मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये पॉइंट कैसे लगाने होते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ये पॉइंट कैसे लगते हैं, आपको समझाऊंगा इस पॉइंट को लगाना कैसे है। 6 पॉइंट हो गए भाई, सिंपल। करेक्ट पीरियड, करेक्ट मतलब जिसकी ऑडिट करो उसी पीरियड का होगा, करेक्ट पीरियड बोल लो, करेंट पीरियड बोल लो, बात बराबर है। रेवेन्यू नेचर का होगा, सपोर्टिंग बिल्स एंड डॉक्यूमेंट्स होंगे, प्रॉपर क्लासिफिकेशन होगा, एमडी का खर्चा नहीं होगा सर, वो खर्चा होगा बिजनेस का, और ऑथराइज्ड होगा वो खर्चा, ठीक है ना। ठीक है सर, ये हो गए मिसलेनियस खर्चे, ठीक है। अगला सुनो, अगला लीगल और प्रोफेशनल खर्चा। इसमें क्या देखेंगे, बड़ा सिंपल है यार, ये तो आपने ना लॉयर वाली बातें हमने पहले भी कई सारी करी हुई हैं, आपको तो याद होगा, शायद आप भूल गए हो। मैं आपको बताता हूँ, सिंपल। लीगल एक्सपेंस अकाउंट चेक करो, अगर बहुत ज़्यादा खर्चा है तो मतलब पेंडिंग केसेस और भी हो सकते हैं,
और भी हो सकते हैं। लॉयर से बात करो, सही बात है। कंसल्टेंट वाइज समरी देखिए, किस लॉयर को कितना खर्चा जा रहा है वो देखिए सर, वो ज़रूरी है। साथ में कंसल्टेंट वाइज समरी के साथ आपको लीगल एक्सपेंस की जब आप चेकिंग करेंगे तो आपको बहुत कॉशियस रहना है। हमने इस पर पहले भी बात की, याद करो बच्चों, कि अगर लीगल एक्सपेंस अकाउंट बहुत ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो सकता है, कुछ केसेस पेंडिंग हो सकते हैं। शायद आपको बताया नहीं गया हो, मैनेजमेंट के द्वारा प्रोविज़न ना बनाया गया हो, लेकिन हाँ, लीगल एक्सपेंस अकाउंट अगर हाई होगा तो खर्चे तो हो सकते हैं सर। तो मतलब वहाँ पे केसेस तो पेंडिंग हो सकते हैं। तीसरा क्या है, जो नॉन रिकरिंग खर्चे हैं वहाँ सैम्पलिंग कर लो, वाउच कर लो भाई। नॉन रिकरिंग खर्चे में मतलब लीगल एक्सपेंस अकाउंट कभी थोड़ा बहुत हुआ तो हुआ, या फिर कई बार ऐसा होता है किसी कंपनी में लीगल एक्सपेंस अकाउंट होता ही नहीं। हर कोई तो केस नहीं चलते होते ना हर किसी के ऊपर। तो और कभी ऐसे नॉन रिकरिंग खर्चे हो गए, लीगल एक्सपेंस अकाउंट लॉयर को आपने कुछ कैसे दे दिए, तो बेसिक बातें चेक करिए। फॉर द एट्रीब्यूट्स डिस्कस्ड अबव, एट्रीब्यूट्स कौन से, कि लीगल एक्सपेंस है तो क्लाइंट का ही होगा, प्रॉपर पीरियड का होगा, रेवेन्यू नेचर का होगा। एक बात मुझे बताओ, सिंपल सी बात बताओ, अगर आपका क्लाइंट एक ज़मीन खरीदता है, ज़मीन, उस पर रजिस्ट्री वगैरह होती है, वकील भी आता है, सारी बातें होती है, वकील 50,000 रुपये आपसे ले लेता है उस काम के। वो 50,000 रुपये कैपिटल है या रेवेन्यू है? तो वो ज़मीन के एसेट में जोड़ेंगे या रेवेन्यू दिखाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, बताया था आपको पहले भी, जो ज़मीन की एसेट, ज़मीन की वैल्यू में जुड़ेगा। तो देखना पड़ेगा जो कुछ नॉन रिकरिंग आइटम है वहाँ सैम्पलिंग वाउच करके कॉमन एट्रीब्यूट्स देखिए, ऊपर वाले पॉइंट्स। और साथ में कई बार क्या होता है, मंथली रिटेनरशिप एग्रीमेंट होते हैं लॉयर्स के साथ। बहुत जगह पे ऐसा होता है, लॉयर्स कई सारे होते हैं, उनके साथ कई तरह के एग्रीमेंट होते हैं। कई बार एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कई बार मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर मंथली कॉन्ट्रैक्ट आप देखिए कि 12 महीने में जो भी खर्चा किया है लॉयर के ऊपर, जो भी एग्रीमेंट के हिसाब से खर्चा किया है, प्रॉपरली रिकॉर्ड किया होगा। ये 4-5 बातें आपको देखनी है, ठीक है ना। मैं देखो, इसमें आपको 10 बातें बता सकता हूँ, हर किसी में आपको 15-20 बातें बता सकता हूँ, लेकिन वी हैव टू बी वेरी लिमिटेड एज पर द स्टडी मैट, जो पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। उसके बियॉन्ड जाके नंबर मिले ना मिले उसकी गारंटी नहीं, लेकिन अगर ये पॉइंट नहीं लिखे तो नंबर कटेंगे, इसकी गारंटी है, ठीक है ना। तो कंसल्टेंट वाइज समरी लो भाई। रिटेनरशिप एग्रीमेंट अगर मंथली नेचर का, आप देखो पूरे 12 महीने के खर्चे प्रॉपर रिकॉर्ड किए गए हैं। नॉन रिकरिंग खर्चे हैं, सैम्पलिंग करो, वाउचिंग करो, आप कॉमन एट्रीब्यूट्स देख लो, 2-3 बातें लिख देना इसमें, ABCD और करके। क्या ये थोड़ी लिख के आओगे एग्जाम में, एट्रीब्यूट डिस्कस जवाब, 2-3 पॉइंट लिख देना, ठीक है ना। कि करेक्ट पीरियड का होगा, रेवेन्यू नेचर का होगा, प्रॉपर बिल होंगे लॉयर के, वो देख लो, ठीक है ना। बस इतना बता देना। और ऐसा ना हो कि पर्सनल खर्चा हो, MD के अगेंस्ट केस चल रहा हो, वो क्लाइंट के नाम पे खर्चा दिखाया जा रहा है, तो बस इतना ही है। और क्या, रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो, ठीक है। और फिर लीगल एक्सपेंस अकाउंट चेक करिए, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, अब तो सिंपल है यार, अब तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं, ठीक है। इसमें ये हो गया आपका डन डन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले मैं इसकी बात करता हूँ, पहले मैं कॉमन कॉमन चीज़ें पढ़ाता हूँ आपको। कॉमन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्या चेक करोगे? मैं कह रहा हूँ कुछ मत कर भाई, एडवर्टीजमेंट में ना ये 5 पॉइंट लगा दे, ये 5 पॉइंट लगा दे। प्रॉपर पीरियड का है, रेवेन्यू है, सपोर्टिंग में एडवर्टीजमेंट के बिल वगैरह हैं या नहीं, प्रॉपर क्लासिफाइड है, बड़ा खर्चा है तो ऑथराइज्ड है, हाँ एंटिटी के बिजनेस के लिए है या नहीं, बस। और इंस्टीट्यूट ने भी कुछ कुछ ऐसे ही पॉइंट लिखे हैं, आप देख लो। क्लाइंट के बिजनेस वाला खर्चा है या नहीं, रेवेन्यू खर्चा है या नहीं, रसीद मतलब हाँ कोई बिल वगैरह मिला होगा वो देखिए एडवर्टीजमेंट एजेंसी से, सही बात, सही बात। अगर आउटस्टैंडिंग बिल है वो देख लें आप, ठीक है, और प्रीपेड है तो वो देख लें। मैं तो कह रहा हूँ प्रीपेड आउटस्टैंडिंग लिखा है, 2-3 पॉइंट और लिख दो इसमें यार, बढ़िया। बल्कि क्या लिख दोगे? दैट एडवर्टीजमेंट इज़ ऑफ प्रॉपर पीरियड, या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इज़ ऑफ द करेंट पीरियड, इज़ ऑफ, या इज़ ऑफ पीरियड कवर्ड अंडर ऑडिट, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसमें बताओ ज़रा, और क्या लिख सकते हैं? चेक द बिल्स
इनवॉइसेस, ये सब। और क्या लिख सकते हैं, ये हो गया, प्रॉपर क्लासिफाइड हो गया। ठीक है, ठीक है। हाँ, इन केस ऑफ हैवी एडवर्टीजमेंट, अगर हैवी कोई खर्चा किया है, हैवी एक्सपेंस किया है, तो चेक ऑथराइजेशन, चेक ऑथराइजेशन। ठीक है ना, सही है, ठीक है, बनेगा यार, मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा स्मूथ जाएगा ये। ठीक है, अच्छा अब देखो, जैसे ये दो तीन दिखाता हूँ आपको, ये ट्रैवलिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, इन सब में भी आप ये 5-6 पॉइंट लगाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैवलिंग में, रिपेयर, मेंटेनेंस, प्रिंटिंग में कह रहा है, आप देखो मैं बताता हूँ, खुद कह रहा है ऑडिटर सैंपल सेलेक्ट करे और एट्रीब्यूट के हिसाब से करे, जैसा ऊपर दिया गया है। ठीक है ना, और साथ में जो एट्रीब्यूट्स हैं वो तो है ही, एट्रीब्यूट के साथ साथ एआरपी परफॉर्म कर लेना। एआरपी कैसे, मैं बताऊँ आपको, सिंपल, कंपेयर करो इस साल के खर्चों को पिछले साल के खर्चों के साथ, इंडस्ट्री के ट्रेंड के साथ कंपेयर करिए, अगर वेरिएशन है तो उस पर मैनेजमेंट से बात करिए, रीजंस लीजिए, क्या रीज़न क्या है वेरिएशन का। ठीक है ना, हाँ, फिर कंपेयर करें ट्रेंड को, वही सब बातें लिखिए। मैं आपको ये बोलूँगा, बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनना, रटने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी। ट्रैवलिंग हो, रिपेयर मेंटेनेंस हो, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो, ट्रैवलिंग हो, रिपेयर मेंटेनेंस हो, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो, पहली बात तो 5-6 पॉइंट लगा देना कॉमन वाले, 6 पॉइंट, प्लस एआरपी में 2-3 बातें लगा देना। 2-3 बातें कौन कौन सी मैं बताता हूँ। करेंट ईयर फिगर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करिए, आपके खर्चों को इंडस्ट्री के ट्रेंड के साथ आप देखिए कि इंडस्ट्री कितना खर्च करती है ट्रैवलिंग पे, बाकी इंडस्ट्री की बाकी कंपनियाँ कितनी खर्च कर रही हैं वो देखो, और वेरिएशन है तो मैनेजमेंट से बात करो, और क्या, एज सिंपल एज दैट। वेरिएशन है तो मैनेजमेंट से बात करिए, नॉर्मल वेरिएशन अगर हैं। ठीक है, डन है, मतलब मैं इसको बड़ा सिस्टमेटिकली आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, जैसे ये तो हो गया ट्रैवलिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, थोड़ा इसको समझना ध्यान से, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए, ये समझना, ये बड़ा सही है। सबसे पहले फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंस के बिल दिए होंगे, ट्रैवलिंग अलाउंस के एम्प्लॉई ने बताया हुआ, डिटेल के एक्सपेंसेस, डिटेल ऑफ टूर वो देखिए, फिर टिकट, होटल के बिल वो दिए होंगे वो देखिए, आप देखिए टूर रिपोर्ट, ऐसा तो नहीं है भाई खुद घूम रहा था, पता चला कंपनी ने काम किया ही नहीं, उसने कहाँ गया, कब गया, किस दिन कहाँ गया, टूर रिपोर्ट देते हैं। आप देखिए ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंस है वो ऑथराइज किया गया था या नहीं। ठीक है ना, आप देखिए अगर फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉ किया है ट्रैवलिंग के लिए, फॉरेन एक्सचेंज, तो विद इन द लिमिट है या नहीं। अगर फॉरेन एक्सचेंज लिमिट से ऊपर विड्रॉ करते हैं तो आरबीआई से पूछना पड़ता है, सर क्या लिमिट है। लिमिट है 2.5 लाख US डॉलर की, फेमा के अंदर पढ़ेंगे आप फाइनल में, फेमा के अंदर लिमिट है 2.5 लाख US डॉलर की। अगर 2.5 लाख US डॉलर तक विड्रॉ करते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं, 2.5 लाख US डॉलर से ऊपर विड्रॉ करेंगे तो आपको वहाँ पे उस सिचुएशन में, ध्यान रखना मेरी बात, आरबीआई से पूछना पड़ता है, तो आप वो देखिए। ठीक है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा सिंपल है यार, बड़ा सिंपल है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस बिल जमा किए होंगे वो देखिए, आप देखिए ट्रैवलिंग जो टूर प्रोग्राम होगा प्रॉपरली ऑथराइज्ड होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रॉपर एयर टिकट, ये सब कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देखिए। आप देखिए जो खर्चा किया है क्लाइंट के ऊपर एज पर द इंटरनल रूल रेगुलेशन है या नहीं। आपको पता है क्या, हर एंटिटी के अंदर एक इंटरनल रूल रेगुलेशन होते हैं। उसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय, चलो तो फॉरेन ट्रैवल है, चलो फॉरेन ट्रैवल की बात करते हैं, वैसे उसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय इकोनॉमिक क्लास से भी जाएगा, कोई बिजनेस क्लास से भी जाएगा, कोई 3 स्टार होटल में भी रुकेगा, कोई 5 स्टार होटल में भी रुकेगा, डिपेंड करता है सर। इंडिया में ट्रैवलिंग की बात करिए, मैंने बहुत देखा है, आपने भी देखा होगा, एक एम्प्लॉय स्लीपर क्लास से जा रहा है ट्रेन में, एक 3 AC से जा रहा है, एक सेकंड AC से जा रहा है, एक फर्स्ट AC से जा रहा है, कोई फ्लाइट से जा रहा है, फ्लाइट में कोई बिजनेस क्लास से जा रहा है, कोई इकोनॉमिक क्लास से जा रहा है। एज़ पर द ग्रेडिंग अलग अलग नियम होते हैं ट्रैवलिंग के अंदर। ठीक है ना, तो पहली बात देखें ट्रैवलिंग एक्सपेंस अलाउंस जो बिल जमा किए होंगे वो देखें एम्प्लॉय।
ट्रैवलिंग अलाउंस बिल समझते हो आप? एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है एंटिटी के अंदर, क्लाइंट के अंदर, कि यहाँ कितना खर्च किया, यहाँ कितना खर्च किया, यहाँ कितना खर्च किया, सब बताते हैं आप। उस फॉर्मेट में एक बिल बना के देते हैं, उसके साथ अटैच कर देते हैं किसको? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को। दोनों देखेंगे आप, ट्रैवलिंग अलाउंस बिल भी देखोगे और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी देखोगे और ऑथराइजेशन भी देखोगे। और आप देखें टूर रिपोर्ट, टूर रिपोर्ट से पता चलेगा वो गया किस काम के लिए था। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है भाई पर्सनल पर्सनल घूम रहा था वो। ठीक है, और देखिए क्या आरबीआई की परमिशन ली है आपने अगर विड्रॉ किया फॉरेन एक्सचेंज लिमिट से ऊपर? ठीक है ना, वैसे जनरली नहीं रखती, मैंने आपसे कहा 2.5 लाख US डॉलर तक, 2.5 लाख US डॉलर। एक बार किसी लाइव क्लास में पढ़ा था, बच्चा कहता है 2.5 लाख रुपए। मैं कहा बेटा रुपए में क्या होगा, तो बिजनेस क्लास में चले यार, इससे ज़्यादा पैसा तो चले और आने में लग जाएगा। ठीक है, वहाँ जाएगा करेगा क्या, US डॉलर कह रहा हूँ। ठीक है ना, तो ट्रैवलिंग अलाउंस बिल जो जमा किया होगा एम्प्लॉई ने, टूर प्रोग्राम प्रॉपरली ऑथराइज होना चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ में होंगे, एयर टिकट, ट्रैवल एजेंट बिल, ये सब कुछ। टूर रिपोर्ट होगी, उससे पता चलेगा पर्पज़ क्या था, क्यों गया था वो। और अगर फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉ किया है तो आप देखिए। और साथ में एक पॉइंट और लिख सकते हैं वैसे आप, जो भी फॉरेन एक्सचेंज स्पेंड किया है आपने उसे अलग से डिस्क्लोज करिए एज़ पर स्केड्यूल 3 एंड AS 11। जो भी फॉरेन एक्सचेंज स्पेंड किया कंपनी ने उसे अलग से डिस्क्लोज करिए एज़ पर स्केड्यूल 3 और AS 11। तो पहला पॉइंट हो गया ट्रैवलिंग अलाउंस बिल, दूसरा हो गया प्रॉपर ऑथराइजेशन ऑफ द टूर प्रोग्राम, तीसरा हो गया सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, चौथा हो गया टूर रिपोर्ट, पांचवा हो गया आरबीआई की परमिशन, छठवां हो गया प्रॉपर डिस्क्लोजर एज पर स्केड्यूल 3 एंड AS 11। ठीक है सर, बनेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, डन है सर, डन है। एक दो चीज़ें बाकी हैं, निपट गया वरना तो। ये बड़ा आसान है यार, रेंट पेड एक्सपेंसेस। रेंट दिया है भाई तो रेंट एग्रीमेंट होगा। कंप्यूटेशन ऑफ रेंट देखें एज पर द रेंट एग्रीमेंट, एज पर द रेंट एग्रीमेंट कंप्यूटेशन ऑफ रेंट प्रॉपर है या नहीं। उसमें लिखा होता है कई बार सेबलेट नहीं कर सकते आप, तो वो क्लॉज देखें। कई बार एस्केलेशन क्लॉज होता है, कई बार क्या अक्सर ही होता है एस्केलेशन क्लॉज, कि 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट है, उसके बाद 10% इंक्रीज़ हो जाएगा, 10% इंक्रीज़ होगा, उसे बोलते हैं एस्केलेशन क्लॉज। ठीक है ना, आप देखें जो रेंट पे आप पे कर रहे हैं जिस भी प्रीमाइस के लिए, वो बिज़नेस के ही काम आ रही होगी और क्लाइंट खुद इस्तेमाल कर रहा होगा। ऐसा नहीं एमडी मैनेजर के काम आ रही है कि फ्लैट दिया हुआ है उसका रेंट कंपनी का दिखा रहे हैं, सर ये सही नहीं है। सबसे पहले तो आप देखें एस्केलेशन क्लॉज है क्या एग्रीमेंट में। आप देखें एग्रीमेंट एंटिटी के नाम पे होना चाहिए और जो प्रेमाइस है वो बिजनेस ऑपरेशन के काम आ रही होगी। ठीक है, इसको दो अलग पॉइंट बनाना। ठीक है ना, फिर देखिए मंथ वाइज कितना खर्चा है, कितना आप रेंट दे रहे हैं एज़ पर द रेंट एग्रीमेंट है या नहीं। ठीक है ना, ये बात यहाँ भी दी है कि रेंट इज़ एज़ पर द रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, पहली बात मंथ वाइज एक्सपेंस स्केड्यूल देख लो, रेंट का मंथ वाइज जो खर्चा जा रहा है, जो रेंट दे रहे हैं एज़ पर द एग्रीमेंट है या नहीं। एस्केलेशन क्लॉज है वो देख लें आप, रेंट एग्रीमेंट एंटिटी के नाम पे है या नहीं, और जो भी प्रेमाइज है रेंट की वो बिज़नेस पर्पज़ में काम आ रही है या नहीं। ठीक है ना, सही है सर, बढ़िया, मस्त। अगला है इंश्योरेंस। इसमें दो इंस्टीट्यूट में दो ही पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, मैं आपको 3-4 पॉइंट बता देता हूँ इंश्योरेंस के लिए। सबसे पहले इंश्योरेंस पॉलिसी की लिस्ट लीजिए, जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी है आपके क्लाइंट की। ठीक है, सुनते जाओ, मैं लिख देता हूँ कहीं पे कि लिस्ट ऑफ, कहीं भरोसा नहीं 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, लिस्ट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी की लिस्ट लेने के बाद पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है हर इंश्योरेंस पॉलिसी का। आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखिए, आप देखिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्लाइंट के नाम पे है या नहीं, इन द नेम ऑफ क्लाइंट। ठीक है,
आप देखिए जो प्रीमियम दे रहा है आपका क्लाइंट वो एज पर द पॉलिसी डॉक्यूमेंट है या नहीं, ठीक है। आप देखिए अगर प्रीमियम वगैरह दिया है तो ऑब्वियस सी बात है पासबुक वगैरह में एंट्री होगी, वो देख सकते हैं आप, ठीक है। कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है तो वो देख लेना भाई, अगर आउटस्टैंडिंग है तो फिर दिखाया है या नहीं एज द लाइबिलिटी। ये 5-6 पॉइंट काफ़ी है इंश्योरेंस के। लिस्ट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, पॉलिसी डॉक्यूमेंट ले लो और देखो क्लाइंट के नाम पे है या नहीं, प्रीमियम जो है वो एज़ पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट कैलकुलेट हो रहा है या नहीं, पासबुक वगैरह, ठीक है, ठीक है। इसमें 2 ही पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट दिया इंश्योरेंस पॉलिसी की समरी ले लो, ठीक है, फिर देख लो कि प्रॉपर क्लासिफिकेशन है या नहीं प्रीपेड वगैरह में नंबर ऑफ़ डेज़ के हिसाब से, ठीक है। मतलब मैं आपको ये बोलूँगा कि ये 5-6 पॉइंट ध्यान रखिए, अगर इनकेस 3-4 नंबर क्वेश्चन बन गए 2 पॉइंट से बात बनेगी नहीं, ठीक है। चलो जी, फाइनली आखिरी टॉपिक पे आते हैं इस चैप्टर के। बड़े लेक्चर लगे सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, लेकिन छोड़ा कुछ नहीं, आप ये बात मान के चलो, छोड़ा कुछ नहीं है सर, सब कवर कर लिया। इतना कॉम्प्रिहेंसिव कवर करेंगे कि आप एग्ज़ाम के अंदर देखना सारे क्वेश्चन जो हैं लगभग लगभग आसपास रोटेट करेंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल है यार पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मैं सिंपल बात करता हूँ। देखो पहली बात, आप देखें सर असेसमेंट वगैरह किया गया होगा इनकम का, वो देखिए। आप देखें एडवांस टैक्स वगैरह टाइम पे दिया गया या नहीं, नहीं दिया गया तो इंटरेस्ट वगैरह लग रहा है उसमें। अगर ऑनलाइन पेमेंट की गई है तो भाई वहाँ ऑनलाइन देखें आप एविडेंसेस लें कि पेमेंट की गई है या नहीं। साथ में मैं पहले 2-3 पॉइंट आपको बताता हूँ। देखो पहली बात, जो पेमेंट कर रहे हैं इनकम टैक्स की वो असेसमेंट के बेसिस पे होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो असेसमेंट देखिए सर, असेसमेंट शुड बी वेरीफाइड, ठीक है, इनकम का असेसमेंट होता है, आपको पता है। दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की गई है टैक्सेस की तो वो क्लाइंट के ही नाम से होगी, क्लाइंट के खाते से होगी। लेकिन कई बार नहीं हो पाती, जैसे मेरी एक प्राइवेट कंपनी है, मुझे एक बार इनकम टैक्स पे करना था, 2-3 साल पहले की बात है, नहीं हो पा रहा था, इंटरनेट बैंकिंग में कोई इशू आ गया, तो फिर मैंने खुद अपने अकाउंट से पे किया, एओ के अकाउंट से, डायरेक्टर के अकाउंट से, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखना, अगर किसी और के अकाउंट से इनकम टैक्स पे हो रहा है ऑनलाइन तो चालान में क्लियरली इंडिकेट होना ज़रूरी है पैन ऑफ द असेसी। मतलब अगर मैंने अपनी प्राइवेट कंपनी के लिए इनकम टैक्स पे कर दिया तो चालान जनरेट होगा, उसमें मेरा पैन नहीं, उस प्राइवेट कंपनी का पैन क्लियर कट होना ज़रूरी है, ठीक है ना, ठीक है सर। दूसरी बात, तीसरी बात बल्कि, मैंने आपसे कहा इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होती है, बिल्कुल सही बात है, वो इंटरनेट बैंकिंग से आप क्रेडिट डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। पॉइंट तो बनता नहीं था लेकिन उन्होंने बना दिया फालतू का पॉइंट कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं डेबिट क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, ठीक है। करते हैं तो भाई आपके अकाउंट से होगी, नहीं है तो फिर जिसके भी अकाउंट से, लेकिन पैन एसएससी का पैन होना ज़रूरी है, ठीक है। एक बात ध्यान रखें, अगर एडवांस पेमेंट वगैरह दी गई है या पेमेंट दी गई है इनकम टैक्स की, उसे वेरीफाई करिए चालान के साथ, चालान के साथ उसे वेरीफाई करिए कि सही में पेमेंट की गई या नहीं। कई बार डिमांड नोटिस आता है, उसके साथ वेरीफाई करिए, ठीक है। अगला पॉइंट, जब आप एडवांस पेमेंट कर देते हैं इनकम टैक्स की, ठीक है ना, टाइम पे, तो जो इंटरेस्ट अलाउ होगा आपको, अलाउ, उसे इनकम के तौर पे दिखाया है या नहीं। और जो लेट पेमेंट करेंगे आप तो पेनल इंटरेस्ट को आपने डेबिट किया है इंटरेस्ट अकाउंट में, ऑब्वियस सी बात है। टाइमली कर दिया तो एज इनकम, और डिले किया तो फिर ऑब्वियस सी बात आपको देना तो पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है। 4-5 बातें हो चुकी हैं अभी तक। पहली बात, जो भी इनकम टैक्स दिया है एज पर द रेगुलर असेसमेंट उसे वेरीफाई करिए। अगर पेमेंट की गई है इनकम टैक्स की, एडवांस टैक्स की, तो चालान होगा सर, चालान चेक करिए, ठीक है ना। अगर एडवांस पेमेंट की और इंटरेस्ट अलाउ हो तो इनकम के तौर पे दिखाया है या नहीं।
आजकल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी होती है डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ठीक है ना, वो देखिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की तो आपके अकाउंट से, अगर आपके अकाउंट से नहीं, किसी के भी अकाउंट से करें आप, एसएससी का पैन होना ज़रूरी है सर, पैन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि टैक्सेस की पेमेंट आपके अकाउंट से ही हो, ये तो मैंने पहले भी कहा आपको। अगर ई पेमेंट चेक करते हैं आप तो ऑडिटर क्रॉस वेरीफाई करेगा टैक्सेस की पेमेंट चालान के थ्रू, ठीक है, वो तो सेम पॉइंट आ गया। ऊपर क्या था, फिजिकल चालान था, यहाँ ई चालान होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की है तो फिर उससे भी चालान चेक करिए आप। मैं सिंपल बताऊँ आपको, इनकम टैक्स के अंदर बिल्कुल सिंपल तरीके से, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स एज पर द असेसमेंट, ठीक है। अगर पेमेंट की है टैक्स की तो चेक करें चालान। इवन अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं आप, ई पेमेंट करते हैं, मैं लास्ट पॉइंट को पहले लाऊंगा, तो ऑडिटर यहाँ भी क्रॉस वेरीफाई करेगा चालान को, ठीक है। अगर ई पेमेंट किसी और के अकाउंट से होती है, फ्रॉम एनी अदर अकाउंट, तो चालान के अंदर ध्यान रखिए, चालान शैल डिस्क्लोज नेम एंड पैन ऑफ एसएससी, ठीक है। अगर एडवांस पेमेंट कर देते हैं आप तो जो इंटरेस्ट चला हुआ है उसे इनकम कंसीडर करेंगे। बाकी ई पेमेंट में एक पॉइंट था, मतलब मुझे लगता नहीं है प्रैक्टिकली, आपको बताऊं कि वो पॉइंट कोई पॉइंट है, वो तो एक्चुअली एक बात रखी गई है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है। तो 5 पॉइंट है, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स हुई है तो असेसमेंट चेक करिए, भाई पेमेंट की है आपने, चालान चेक करिए, डिमांड ऑर्डर चेक करिए, इसमें डिमांड ऑर्डर भी लिख देता हूँ। अगर ऑनलाइन पेमेंट की है आपने तो क्रॉस वेरीफाई करिए चालान को, ठीक है ना, एज़ पर द पैन। ई पेमेंट किसी और के खाते से अगर आपने की है तो वहाँ पैन वगैरह होगा एसएससी का, और एडवांस पेमेंट अगर आपने की तो इंटरेस्ट जो लगा होगा उसे इनकम माना गया होगा, ठीक है ना। सही है सर, बढ़िया। तो फाइनली वी आर डन विद दिस चैप्टर। हमने ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस कर लिया है। बिल्कुल सीधे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन, ठीक है ना, बिल्कुल 3-4 नंबर में। तो इसे हमने कंप्लीट कर लिया है, और आप कह सकते हैं कंपनी ऑडिट के बारे सबसे बड़ा चैप्टर है, और वैसे ही सबसे बड़ा चैप्टर मानता हूँ मैं इसको। तो ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।